स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ फॉर्मुलेटर। और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है PYQ, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट। दिस इज द नेम ऑफ द सिलेबस। डबल ई एंड ट्रिपल ई सिक्स सेमेस्टर, हमको थोड़ा याद करना पड़ा था इसलिए, है ना। डबल ई ट्रिपल ई सिक्स सेमेस्टर के लिए है ये, तो हम लोग ये देखने जा रहे हैं। अब इसमें भी जो हम लोग देखेंगे वो कैसे देखेंगे और क्या देखेंगे, पहले उसका हम हाईलाइट आपको दे देते हैं। इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन है, जैसा कि हर बार आता भी है, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में तीन चार मतलब चार ऑप्शन होता है, जिसमें से एक या फिर मल्टीपल भी होता है, उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। इस बार थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव हट कर दिया है, वो एक सब्जेक्टिव टाइप में ही है। तो भले ही हम ऑब्जेक्टिव को बताएंगे हम आपको, लेकिन एक सब्जेक्टिव अप्रोच देंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, उसके बाद जैसे ही सब्जेक्टिव आएगा तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो ऑब्जेक्टिव में भी हैं और सब्जेक्टिव में भी हैं। तो जब हम लोग सब्जेक्टिव को भी जब हम लोग डील करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव से वो मैच होता हुआ रहेगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को, इस वाले लाइन को जरा फिर से समझिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में ही हैं। तो हो सकता है कि मैं शायद ऑब्जेक्टिव में वो ऑब्जेक्टिव जाकर थोड़ा कम बताऊं, क्योंकि सब्जेक्टिव में वो आ रहा है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इस बार का जो ये आपको ऑब्जेक्टिव है, ये एक सब्जेक्टिव के ही फॉर्म में है। तो खैर, यही मुझे अभी बताना था, मैंने आपको ये समझाया। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे ये साफ साफ नजर आ रहा है ये। एंड जस्ट अ मिनट, यस इट इज क्लियर आउट। आंसर एनी सेवन ऑफ द फॉलोइंग। नंबर वन में क्या है कि इसमें से किसी सात का आप आंसरिंग आप कीजिए। ए नंबर क्वेश्चन क्या, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस का कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन इससे पहले हम लोग समझ जाएंगे कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। जस्ट अ मिनट। इससे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। आई थिंक इट विल बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू, है ना। ये मैरून कलर ये आपके लिए विजिबल होगा ये। और एक बार हम चेक करके देख लें, इसके अलावा और कौन कौन सा विजिबल है आपके लिए। नहीं, ये शायद ज्यादा विजिबल है ना, येलो कलर मैंने ले लिया है। चलो, so what are the components of communication process? So first you have to understand what is communication. Communication is a process. Communication एक process है through which we can share our ideas, concepts, thoughts, etc. चूंकि हम पढ़ाते रहते हैं, बोर्ड पर लिख दिए हैं, हम बीच में आ जाते हैं, इसलिए हम साइड हो जाएंगे। आप हमको कभी कभी आप ये भी देख सकते हैं कि सर सामने नहीं है, तो ये मत समझिएगा कि सर सामने नहीं है। सर दरअसल बोर्ड के सामने नहीं है, अदरवाइज सर है। ठीक है। तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके सारे हम लोग अपने आइडियाज को, कॉन्सेप्ट्स को, थॉट्स को, यहाँ तक कि एटसेट्रा, ये सब शेयर करते हैं एक दूसरे से। दैट इज कम्युनिकेशन। और कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो पहले कम्युनिकेशन एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। होता ये है कि मान लीजिए कि कोई यहाँ पर आदमी है, कोई ये आदमी है और ये इसके पास ये मैसेज भेज रहा है ना। तो ये हो गया मेरा क्या, सेंडर। ये मेरा क्या है जी, रिसीवर। सेंडर और रिसीवर ही है। लेकिन ये जो होता है ना, सिर्फ इतना ही पर नहीं होता है, इसमें आता है सेंडर। देखिए, सेंडर, रिसीवर, और उसके बाद फिर क्या आएगा, एनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, फीडबैक, नॉइस, कॉन्टेक्स्ट। अब ये सब कैसे आएगा, तो जरा इसको देखिएगा आप लोग। जैसे ही आदमी इस मैसेज को सेंड किया, तो क्या सेंड किया जी, मैसेज सेंड किया। तो यस, यू कैन अंडरस्टैंड द टर्म मैसेज। उसके बाद क्या होता है, इनकोडिंग। बीच में जो चैनल, देखिए ये जो सेंड कर रहा है, तो कोई ना कोई एक चैनल है। चैनल कहने का मतलब क्या, मान लीजिए कोई आदमी अगर पाइप के अंदर से अगर जा रहा है, तो पाइप क्या कहलाया, चैनल कहलाया। अगर हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं, तो फोन क्या कहलाया, एक तरह से मीडियम कहलाया, दैट इज व्हाट, चैनल। तो खैर, हम लोग जब आमने सामने बात करते हैं तो चैनल नहीं है, यही हवा ही मीडियम एक तरह से। तो चैनल होता है, इसी चैनल के थ्रू रिसीवर तक जाता है, और रिसीवर गेट करने से पहले डिकोड करता है मैसेज को। अब आप बोलिएगा कि सर ये डिकोड क्या हो गया, तो आप इसको दो तरह से समझिए। कभी कभी देखते हैं ना, आपको रीजनिंग का क्वेश्चन आता है और उसको डिकोड करना पड़ता है कि इसका आंसर क्या होगा, वह डिकोडिंग है। अगर हम लोग यहाँ से कुछ बोल रहे हैं, अगर आपको सुनाई पड़ रहा है, तो क्यों सुनाई पड़ रहा है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन, जीरो एंड वन, वन जीरो, जीरो और वन के फॉर्म में हो रहा है ना।
तो आपके सुनने से ठीक पहले वो डिकोड हो जा रहा है मेरा मैसेज, क्योंकि ये तो 0 1 फॉर्म में ये ट्रेवल हो रहा है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जैसे ही सेंडर मैसेज को सेंड करता है, पहले यहीं से इनकोडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, और वो जो रिसीवर के पास जो पहुंच रहा है वहां से ठीक पहले ही डिकोड हो जाता है। यानी यहीं से लेकर यहीं तक ये मेन पोर्शन है, सेंडर मैसेज दैट इज एनकोडिंग, चैनल रिसीवर डिकोडिंग। अब चूंकि आदमी समझ रहा है बात को, तो ये ये नॉडिंग करेगा, सिर को हिलाएगा या कुछ उसका रिस्पॉन्स करेगा। इसी को हम लोग फीडबैक बोलते हैं, फीडबैक। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये फीडबैक। अब फीडबैक के दरमियान अब क्या होता है कि नॉइज भी आता है। ये नॉइज आता नहीं है, मतलब हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिक है कि आएगा ये नॉइज। हो सके शायद अभी भी आपको सुनाई पड़ रहा होगा थोड़ा थोड़ा का आसपास का आवाज। इसीलिए आजकल एक ब्लूटूथ ईयरफोन आता है ना कि नॉइजलेस, कि इसमें आपको नॉइज नहीं मिलेगा, तो सामने वाले को भी सुनने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नॉइज एक फैक्टर होता है, दैट इज अनवांटेड फैक्टर, वो होता है। लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी भी है कि आप चाहें तो वो नहीं भी होगा। जैसे ऑल इंडिया रेडियो देखिए, या फिर आरजे लोग जो होते हैं, या फिर वीडियो जॉकी होते हैं, उनका पूरा का पूरा रूम एकदम साउंड प्रूफ होता है। हम लोग जो भी रिकॉर्डिंग यहाँ ले रहे हैं, ये भी एक तरह से प्रूफ्ड है, लेकिन हाँ उतना नहीं है, डजंट मैटर, बट है। तो ये हम लोग के हाथ में। फिर उसके बाद क्या आता है, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट कहने का मतलब ये होता है कि जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स, नॉट कोर्स, दिस इज PYQ, है ना, जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, और जो भी इसके लिए फैक्टर्स या एग्जांपल्स हम आपको दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा माहौल प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट का ही मैंने क्रिएट किया है। इसमें आपको कहीं भी टैन थीटा, साइन थीटा, मैथमेटिक्स, फिजिक्स का कुछ अभी नहीं नजर आ रहा है। इसी को हम लोग कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है अ बैक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनीथिंग। हम लोग किसी टॉपिक पे जब बात करते रहते हैं और कोई थर्ड पर्सन आता है, नहीं समझ पाता, कुछ देर बाद समझ जाता है, लगता है ऐसा ऐसा बात हो रहा है, क्यों कि अब वो कॉन्टेक्स्ट समझ गया है कि किस विषय में ये बातचीत ये हो रही है। सो कॉन्टेक्स्ट इज द बैकग्राउंड ऑफ द होल सीन। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई फिल्म चल रहा है अगर पर्दे पर, तो फिल्म देखने से पहले ऑडियंस को पता होता है ये बात कि किस चीज पे ये फिल्म बना है, यानी वो जो एक माइंड में जो एक छाप पहले से बैठा हुआ है थोड़ा सा, दैट इज कॉन्टेक्स्ट। सो दिस इज व्हाट द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। हमसे पूछा गया था व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके साथ ही साथ हम आपको कम्युनिकेशन बताएं और इन सारों का एक्सप्लेनेशन भी दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। डिफरेंशिएट बिटवीन अ ग्रुप एंड अ टीम, के एक ग्रुप और एक टीम में आप जरा डिफरेंशिएट करके बताइए कि ग्रुप क्या होता है और टीम क्या होता है। तो इसके लिए तो खैर हम बीच में भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़ा छोटा सा है। ग्रुप मतलब भी एक ऐसा गैदरिंग लोगों का जहां पे भीड़ है। मान लीजिए कि ये मेरा ग्रुप है, और टीम का मतलब एक ऐसा गैदरिंग लोगों का जो किसी टास्क के लिए गठन किया गया है। जैसे एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, चाहे वो पढ़ रहे हैं चाहे वो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ना स्टडी क्यों है ना, चाहे वो एग्जाम दे रहे हैं, दैट इज द ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट। लेकिन 10-12 स्टूडेंट को बोल दिया गया कि तुम इस प्रोजेक्ट पे काम करो, तुम इस प्रोजेक्ट पे काम करो अब वो ग्रुप तो है, लेकिन अब वो एक तरह से टीम भी बन गया। अब वो जिस तरह से आप लोग इंडिया को देखिए, टीम ए टीम बी, है ना, सॉरी हम थोड़ा एग्जांपल सही दे रहे हैं, लेकिन आप लोग समझिएगा, हम सिर्फ इंडिया बोल के रह गए, आप समझिए इंडिया पाकिस्तान के बीच हो रहा था, टीम इंडिया टीम बी पाकिस्तान, इस तरह से वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया, तो इस तरह से हुआ। सो ग्रुप का मतलब होता है गैदरिंग ऑफ द पर्संस, और टीम का भी मतलब होता है गैदरिंग ऑफ द पर्संस, बट दे आर नॉट एंड ओरिएंटेड। ये किसी खास काम के लिए नहीं है, लेकिन जब उसी कुछ लोगों को जब क्रिएट किया जाता है ग्रुपिंग में किसी खास काम के लिए, तो फिर वो क्या हो जाता है, टीम की वो फिर उसका नाम हम लोग क्या देते हैं, टीम दे देते हैं। क्योंकि यहाँ पे सबको मिलकर वो काम करना पड़ता है। जैसे कबड्डी में मान लीजिए दोनों तरफ खिलाड़ी हैं और खेल रहे हैं, ठीक है, तो इनकी पूरी की पूरी भी ग्रुपिंग है, इनकी भी पूरी की पूरी ग्रुपिंग है, लेकिन उसमें ग्रुप नहीं बोलेंगे, उसमें बोलेंगे टीम ए एंड टीम बी। क्यों? क्योंकि ये लोग खास ओरिएंटेड है, सब मिलके ये काम कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम जो दे रहे हैं और जो सब स्टडी कर रहे हैं, कहाँ मिलके कर रहे हैं, वो लोग सब अपना अपना कर रहे हैं। हमको लग रहा है ये बात आप पहले से भी जान रहे हैं, और अब हम जो बता रहे हैं ये भी
क्लियर हो गया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड टीम। एक चीज ये भी है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया आखिर आपसे कि ग्रुप और टीम में क्या फर्क है। ये क्वेश्चन पूछने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि नाउ ऑनवर्ड, अब इसके बाद एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, एट द टाइम ऑफ योर ऑफिस या फिर किसी दूसरी जगह के लिए अगर आपको प्रेजेंटेशन देने जाना हो, तो एक टीम का भी क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि मेरे सामने मान लीजिए कि अभी हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, ठीक है, ये मेरा वीडियो जा रहा है। अभी मेरे सामने मेरे ही बगल में एक ऐसा है जिनको आप कह सकते हैं स्टाफ, वो हम लोग के वीडियो को एडिट करते हैं। तो क्या हम जो पढ़ा दिए यहाँ पर यही सफिशियंट है? नहीं। यहाँ से ये जो वीडियो जा रहा है, अब ये पास कर रहा है किनके पास? उस टेक्नीशियन के पास। अब वो उनको जाकर एडिट कर रहे हैं ताकि आपके पास अच्छे से जाए। तो क्या हो गए, हम और वो सब मिलकर क्या हो गए, एक टीम हो गए। यानी कि वो भी एक टीम मेंबर है, हम भी एक टीम मेंबर हैं। और हम लोगों का क्या ओरिएंटेशन है कि इस चीज को अच्छे से स्टूडेंट के सामने पेश किया जाए, उनको दिया जाए। तो टीम कहीं ना कहीं एक ओरिएंटेड फॉर्म में होता है। उसके लिए एक फिक्स्ड टारगेट होता है जो वो काम करना होता है, और वो सबको मिलके कर सकता है, कोई एक नहीं कर सकता है। कहते हैं ना, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस वन। अब हम इसके आगे बताएंगे तो दैट विल बी द कंफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन प्लानिंग, अ metered and scientific approach to complete any work is planning। प्लानिंग का बहुत सारा डेफिनेशन है। अब इसको हम क्या, अब हम डिफाइन करें, ये बात तो हम समझ नहीं पा रहे थे जब हम भी आपके लिए जब तैयार कर रहे थे। तो क्योंकि प्लानिंग का डेफिनेशन कैसे किया जाए, तो मैंने क्या किया कि अपने तरह से एक अच्छा सा लैंग्वेज दे दिया। उस लैंग्वेज में भी हम एक अच्छा सा एक वर्ड दे दिए हैं जो आप लोग अगर देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो प्लानिंग तो सबको ही जान रहा है कि प्लानिंग किसी भी चीज का एक साइंटिफिक अप्रोच है कि पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है। ठीक है, ये प्लानिंग। इसलिए मैंने क्या लिखा, अ साइंटिफिक अप्रोच टू कंप्लीट एनी वर्क इज प्लानिंग। इसी में हम एक एक्स्ट्रा वर्ड क्या दे दिए, मीटर्ड। ये थोड़ा सोच समझकर हम दिए हैं। A metered and scientific approach to complete any work is planning। वो मीटर्ड मैंने क्यों दिया, क्योंकि प्लानिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमको ये करना है और ये एरो बस बढ़ता ही चला जाए। आपको फिक्स करना है कि हाँ, इतने समय में ही ये हमको खत्म कर देना है, इससे ज्यादा समय नहीं लेना है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, पढ़ाते पढ़ाते 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, वो स्टडी नहीं हुआ। स्टडी का मतलब होता है सब कुछ टाइम के अंदर ही होना है, टाइम से ज्यादा नहीं। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, दैट मैटर्स, वो होता है मैटर। इसीलिए मैंने यहाँ पे मीटर्ड लिख दिया कि मीटर्ड। मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्लानिंग की है और इतना ही में हो जाएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको भी ये बात समझना है, प्लानिंग इज अ प्रोसेस, इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस एंड दैट विल बी मीटर्ड टू, और वो एक मीटर्ड भी होना चाहिए। हम चाहते तो यहाँ पे लिमिटेड वर्ड भी यूज कर सकते थे, फिक्स्ड वर्ड भी यूज कर सकते थे, ये भी यूज कर सकते थे, है ना, या फिर आप लोग के लिए आपके अकॉर्डिंग जो और भी जो टर्म आएगा वो भी कर सकते थे। फिर भी हम क्यों नहीं किए हैं, इसका कोई रीजन नहीं है। मेरे दिमाग में बस मीटर्ड ही आया, हम उस वक्त वही लिख दिए। अच्छा लगा ये वर्ड, फिर हम इस सब पे सोचे ही नहीं। ये अभी इसी वक्त हम पढ़ाते वक्त हम आपको बता रहे हैं, हम चाहते तो ये कर सकते थे। तो हम आपको ये बता रहे हैं, अगर आपके दिमाग में ये आ जाए ये लिख दीजिए, ये आ जाए ये लिख दीजिए, आ जाए ये, किसके दिमाग में कब क्या आता है कौन जानता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सबका मीनिंग सेम है, और जो अप्रोप्रिएट लगे वही लिखिएगा आप लोग। लिस्ट द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रेज्यूमे, है ना, कि किसी भी रेज्यूमे का, रेज्यूमे हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए, इसको हम लोग रेज्यूमे बोलते हैं, रिज्यूम नहीं बोलेगा इसके बाद, रेज्यूमे बोलते हैं। अब बायोडेटा तो अब आप लोग जाने गए, बायोडेटा अब आप लोग यूज नहीं कीजिएगा। तो रेज्यूमे में क्या क्या वो चीज होता है, तो यही मेरा रेज्यूमे है। और अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर नेम होता है, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इधर का पूरा एड्रेस, है ना। फिर उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव होता है, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिटेल, फिर नीचे में डेट, साइन, फिर प्लेस, ये सारा चीज होता है। यही सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है कि रेज्यूमे का कंपोनेंट्स क्या होता है। यही आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो कंपोनेंट्स मतलब क्या, जो हम लोग उस रेज्यूमे में इनपुट डालते हैं, दैट इज द कंटेंट। पहला, नेम, ईमेल, फोन नंबर एंड एड्रेस। और जब रियल लाइफ में जब आप लोग बनाते हुए रहिएगा,
तो फोन नंबर दो दो देने की कोशिश कीजिएगा और दोनों ही आपके पास होना चाहिए या फिर घर में भी हो, रीचेबल होना चाहिए। करियर ऑब्जेक्टिव आप लोग समझते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी समझते हैं। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहने का मतलब कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक एकेडमिक कहने का मतलब होता है जो स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, और मान लीजिए कहीं से छोटा छोटा कोर्स किए हैं, है ना, तो दैट इज अदर क्वालिफिकेशन। आपका स्किल्स क्या, आपका हॉबीज क्या, आप वो भी डालिए, पर्सनल डिटेल्स डालिए। फिर लास्ट में एक डिक्लेरेशन चलता है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द एबव इंफॉर्मेशन मींस गिवन इंफॉर्मेशन इज ट्रू इन द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है वो मेरे अनुसार सब सत्य है और मैं इसे सत्यापित करता हूँ, और अगर कुछ भी फॉल्ट पाया जाएगा आई विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वन। तो ये होता है डिक्लेरेशन में। उसके बाद फिर प्लेस एंड डेट, फिर उसके बाद सिग्नेचर। एक प्लेस एंड डेट होता है ना, पटना डेट है ना, और फिर सिग्नेचर। बिना सिग्नेचर की हुई तो रिज्यूमे दीजिएगा ही नहीं। भले ऑनलाइन में ईमेल कर दे रहे हैं तो थोड़ा चल जाएगा बिना सिग्नेचर का, लेकिन जब ऐसे एकदम ऑफ में जाकर जब हम लोग किसी ऑफिस में जमा करते हैं तो वहां पर साइन करना ही चाहिए। ये सब क्या हुआ, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ रेज्यूमे। तो फिर ये नीचे दो हम जो लिखे ये क्या है, तो देखिए ये क्या है, ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए हम इसको अलग हम बताने जा रहे हैं। हाँ, आप लोग की जब एग्जाम में आए तो आप इसको भी जरूर नोट कीजिएगा, आप इसको लिखिएगा। क्योंकि हाथ से तो लिखना नहीं है, अब सब कंप्यूटर पे ही टाइप करना है, यानी कि अब आपके पास डिजिटल लिटरेसी भी होना चाहिए, यानी कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये भी रेज्यूमे बनाने का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ पेपर भी अब आप समझिए, ऐसा नहीं कि नॉर्मल जो जेरोक्स होता है उस पेपर पर नहीं, एक एक्सिक्यूटिव बॉन्ड पेपर आता है, एक्सिक्यूटिव बॉन्ड पेपर 2-3 रुपया में, मैक्सिमम 5 रुपया लेगा, है ना। एक्सिक्यूटिव बॉन्ड पेपर आप लोग इस पे रेज्यूमे निकाल कर दिया कीजिए, इस पेपर पर। इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, प्रिंटिंग इस पे अच्छी आती है। सब बच्चा ये लिखेगा लेकिन ये बहुत कम बच्चा लिखेगा, इसलिए हम बता रहे हैं कि ये जो PYQ जो बन रहा है आप लोग के लिए फ्रूटफुल है, क्योंकि कुछ तो आपको प्लस मिलने जा रहा है। तो ये सारा चीज वो एक्स्ट्रा, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रोफेशनल एथिक्स, कि प्रोफेशनल एथिक्स से क्या आप समझते हैं। तो पहले इसका ये वाला लाइन हम पढ़ के आपको समझा देते हैं। इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल टू बी फॉलोड बाय एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल होता ये है कि आप किसी भी कंपनी में जाइए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, घर में दोस्तों से जैसे मन तैसे आप बात कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं। आपस में लोग थोड़ी बहुत के लिए हंसी मजाक कर लेते हैं, रफ वाला भी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं। नहीं तो फिर वहां पर अगर नियम लागू हो जाएगा, यहाँ तक कि आपको रेस्टिकेट भी कर दिया जाएगा, फिर आपका जॉब भी चला जाएगा। जीन्स पैंट सब कुछ पहनकर आप घर में कोचिंग में इधर उधर जा सकते हैं, वहां नहीं। कान नाक जितना छेदाना है छेदा लीजिए इधर उधर, वहां नहीं। समझ में आ रहा ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। और वहां पे सब कुछ एक प्रिंसिपल लिखा हुआ रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, अगर ये करते हुए पाएगा तो निकाल दिया जाएगा, ये सबका दंड लिखा हुआ रहता है वहां पर। दिस इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, इसीलिए देखिए मैंने अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स लिखा है। थोड़ा सा जैसी आप ये बात समझ गए कि इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो कि हर किसी को फॉलो करना है, समझ गए आप इस बात को। लेकिन हम यहाँ पर अब अपना आपको अब राइटिंग स्ट्रेटेजी दिखाना चाहते हैं। क्या रीजन है कि सर यहाँ पर ये कैपिटल लेटर में ए लिख दिए हैं, देखिए तो इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल में, देखिए मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया, सेट का एस कैपिटल कर दिया, प्रिंसिपल का पी। आप बोलेगा हम तो सर पढ़े हैं कि बीच में छोटा लिखा जाता है, क्योंकि हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, इसको हम सामने वाले को बताना चाह रहे हैं, उसको दिखाना चाह रहे हैं आंखों से। टीचर देखकर गुस्सा जरूर होगा, लेकिन हमको लगता है उससे ज्यादा खुश हो जाएगा, गजब का ये बच्चा लिखा है, ये मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है, और वो आपको अच्छा नंबर देगा। और फिर भी अगर जवाब ना मिले तो आप इसको प्रॉपर नाउन मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से प्रॉपर नाउन आप इसको मान लीजिए, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे राहुल किसी का नाम है तो आर कैपिटल लेटर से हो गया, पटना पी कैपिटल। किसी भी चीज को अगर प्रॉपर नाउन की तरह अगर आपको दिखाना है, सपोज दैट दिस वन इज द डस्टर दैट आई एम शोइंग यू in the form of proper noun, that will be written in the capital letter starting with D. So यहाँ पर हम आपको एक थोड़ा सा राइटिंग स्ट्रेटजी बता रहे थे। आई थिंक इट वुड बी फिनिश्ड, द फर्स्ट इज नॉट फिनिश्ड बट वन ही खत्म। हाँ, वन एफ ब्रीफली एक्सप्लेन डिसीजन मेकिंग, द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। थोड़ा आप ब्रीफली में बताइए, मतलब थोड़ा कम में ही बताइए कि डिसीजन मेकिंग क्या है और डिसीजन मेकिंग कैसे लिया जाता है। सो डिसीजन मेकिंग इज अ साइंटिफिक अप्रोच टू ओवरकम एट एनी सिचुएशन। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, कोई भी इशू अगर आता है
और उससे हमको छुटकारा पाना मतलब ये नहीं कि किसी गले का फंदा है, कहने का मतलब ये कि उस पे काम करना है और काम करके उसका सॉल्यूशन निकालना है। अब चाहे वो प्रॉब्लम के रूप में आए, किसी इश्यू के रूप में आए या कोई काम के रूप में आए, कोई भी चीज उसको फाइनल स्टेज तक ले जाना है। वही क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होता है। उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं, वही हम आपको यहाँ पर समझाने जा रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए पहले कुछ एग्जांपल आपको बता दें। जैसे अभी आपको पता है कि रसिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा था, अभी भी तो चल ही रहा है भाई, है ना। रसिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा था। इंडिया ने क्या अप्रोच किया, एकदम न्यूट्रल रहा इंडिया। ना इसको बोला कुछ, ना इसको बोला कुछ, है ना, एकदम न्यूट्रल रहा वो। ये इसका डिसीजन था, इंडिया का। किसी ने रसिया का साथ दिया, किसी ने यूक्रेन का, वो उनका डिसीजन था। लेकिन अगर इंडिया न्यूट्रल है तो इसके लिए इसको एक प्लानिंग करना पड़ा होगा कि ये बोलेगा तो हम क्या क्या आंसर देंगे, ये बोलेगा तो हम क्या क्या आंसर देंगे, और हम इस बात पर कब तक चल सकते हैं, ये सब प्लानिंग का हिस्सा है। उसी तरीके से जो यूक्रेन का जो साथ दिए थे, तो वो लोग आज भी साथ दे रहे होंगे और सब कुछ प्लान करके दे रहे होंगे। और अगर नहीं भी दे रहे होंगे, थोड़ी देर के लिए सुनिएगा। फिलहाल उस दिन दे रहे थे और आज अगर नहीं भी दे रहे हैं वो साथ, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन उनका स्टैंड तो क्लियर था ना। कुछ दिन के बाद हो सकता है उनका चेंज कर जाए, हालांकि अभी तो इस तक नहीं आए वो। तो हम कहना इस बात से ये चाह रहे हैं कि आप जो कुछ भी कीजिए पहले प्लान कर लीजिए। ऐसा नहीं कि बाद में फिर जाकर डगमगा जाए और गिर जाए, और फिर सब कुछ सोच समझ कर एक पहले प्लान कर लीजिए। और पहले सोच समझ करके प्लान करने में जो टाइम लगता है, जो एफर्ट लगता है, जो जिगजैग सिचुएशन होता है, वो पूरा का पूरा ही प्रोसेस कहलाता है। और तो जब लास्ट में जब डिसीजन हो जाता है तो वही बस क्या है, एक डिसीजन मेकिंग, एक फाइनल पॉइंट है। तो डिसीजन मेकिंग इज अ साइंटिफिक अप्रोच टू ओवरकम एट एनी सिचुएशन एज एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अगर किसी भी चीज से छुटकारा चाहिए या उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो पहले आप समझिए कि प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम को पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो प्रॉब्लम खुद में है क्या। ऐसा ऐसा अब मत कीजिए कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर को। ये तो एक सिंपल सा एक तरह का आंसर हो गया। प्रॉब्लम जो आता है ना, वो रियल लाइफ में बड़ा जिगजैग वे में आता है। इसलिए उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले समझिए कि उस वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। जितना समय देना पहले उस प्रॉब्लम पे ही दीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि मैथमेटिक्स का जब आप क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जाते हैं, तो 80% सॉल्यूशन आपकी क्वेश्चन में ही रहता है। मैथ्स का क्वेश्चन समझ गए, फटाफट फिर सॉल्व हो गया। ऐसा ही होता है। एनालिसिस इट, फिर आप अपने प्रॉब्लम का एनालिसिस कीजिए, जितना गहन कर सकते हैं, जितना चिंतन वो मंथन वो सारा होता है ना, वो कर सकते हैं, करिए। इट्स सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशंस। देखिए हम यहाँ पर 2 टर्म लिखे हैं, फिर थोड़ा सा मेरा लिखने का स्टाइल अब यहाँ पर चेंज कर गया है। इसके सॉल्यूशन पे भी ध्यान दीजिए और इसके सॉल्यूशंस पे भी ध्यान दीजिए। मतलब क्या, मान लीजिए मेरे पास अगर कोई प्रॉब्लम आया है, मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया, हो सकता है इसका सॉल्यूशन और भी निकल रहा हो। एक निकले उस पे भी ध्यान देना है, और एक ना निकले तो और निकालने की कोशिश करना है, और तब सब में से जाकर फिल्टर करना है कि कौन यहाँ पर सही लग रहा है। आजकल तो क्वेश्चन भी जो ऑब्जेक्टिव का आता है वो ऐसे आता है। पहले आता था कि इस 4 में से कौन सही है, तो एक सही होता था। आजकल आता है कि इस 4 में से जो सबसे नजदीकी सही वो कौन है। और जबकि चारों ही सही होता है और जो सबसे नजदीकी होता है मतलब उसको अप्रोप्रिएट, हाँ जो अप्रोप्रिएट है वो कौन है। मतलब चारों ही सही है और सिर्फ एक ही ऐसा है जो सबसे ज्यादा सही है। तो ऐसा होता है। अल्टरनेटिव वंस कहने का मतलब, मान लीजिए कि सॉल्यूशन आपने निकाल लिया, अगर ये काम ना करे तो इसके लिए भी एक अल्टरनेटिव तैयार करके रखिए। जैसे अभी हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, सब कुछ लाइन है, सब कुछ बिजली बत्ती है। यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर लोग ने पहले से एक रेडी करके रखा है कि अगर किसी तरह से लाइन कट जाता है तो उसको मशीन से फिर इन्वर्टर के थ्रू दे दिया जाए। तो अल्टरनेटिव पे भी सोच करके पहले से बैकअप के तौर पे रहना चाहिए। अब आता है उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रोसेस। इम्प्लीमेंटेशन कहने का मतलब अब उस पर काम करने की शुरुआत करना, फिर उसका रिजल्टिंग आएगा। करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। और ये सब करने में, रिजल्ट तक आने में क्या टाइम टेकिंग लगेगा, ये भी तो हमको सोचना है। हाँ हम आईएएस बन जाएंगे 60 साल की उम्र में, तो फिर मत बनिए आईएएस। जरा समझिए बात को। आपको ये बोलेगा कि जब जागा तब सवेरा, तो दिस इज नॉट द रेलेवेंट एग्जाम्पल। सब कुछ समय के अंदर ही होता है ना, तो ये भी बात ध्यान में रखना है। बी रेडी फॉर एनी अल्टर्ड सिचुएशन। और आप कितना भी सही क्यों ना कर लें,
सर्फ एक्सल से भी कपड़े को क्यों ना धो लें, एरियल से भी क्यों ना धो लें, 99.9 ही परसेंट साफ होगा, 100% नहीं होगा। तो वो जो 0.1 या फिर 1% भी जो मेरा बच गया है, इस तरह की गंदगी तो आनी ही आनी है। थोड़ा ना थोड़ा दिक्कत तो हर आदमी को फेस करना ही पड़ता है। तो अल्टर्ड सिचुएशन के लिए भी रेडी रहिए कि अगर कुछ उल्टा पुल्टा भी अगर थोड़ा सा भी हो जाता है, कुछ लोग मुझे गलत गलत बोलते हैं इधर उधर की बात, डजंट मैटर। आपको देखना सिर्फ ये है कि उस पार मेरा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उस पार मेरा वो काम सही हो रहा है, टुडे व्हाट द पर्सन्स आर सेइंग कैन बी नेग्लेक्टेड टोटली। बस उस पार मेरा जो हम जो काम कर रहे हैं वो सही है, कहीं किसी को कोई तकलीफ तो ना मिले। बाकी आलोचना कोई कुछ भी करो। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। डिफाइन लीडरशिप, व्हाट इज लीडरशिप? इसके लिए हम सब्जेक्टिव में आएंगे तो और अच्छे से बताएंगे, फिलहाल यहाँ पर चलते हैं। लीडरशिप इज द इंडिविजुअल क्वालिटी टू हेड ऑन द प्रॉब्लम्स। लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है उसी आदमी की, सिर्फ उसी आदमी की, जो उसी की क्वालिटी है और वही जानता है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। इसलिए लीडरशिप एक पर्सनल क्वालिटी होता है, इट इज नॉट अ प्रोफेशनल। हाँ, ये जरूर है कि वही पर्सनल क्वालिटी प्रोफेशन में यूज कर देता है, इसलिए इसको कहा दिया जाता है दिस इज प्रोफेशनल क्वालिटी, क्योंकि प्रोफेशन में इसकी नीड होती है। सो लीडरशिप इज द इंडिविजुअल क्वालिटी टू हेड ऑन। हेड ऑन मतलब क्या? जो प्रॉब्लम पे, सिचुएशन पे, डिसीजन मेकिंग पे जो आगे चल सके, उसको सॉल्व करने का जो हिम्मत जो रख सके, दैट इज व्हाट लीडर, एंड दैट क्वालिटी इज व्हाट लीडरशिप क्वालिटी। इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस टिल द लाइफ। और अगर देखा जाए तो लीडरशिप क्वालिटी तो पूरे जीवन भर चलता हुआ रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। आप आज एक प्रॉब्लम सॉल्व करके खत्म किए, फिर एक नेक्स्ट आ जाएगा। लीडरशिप आप रुकेंगे कब? पॉसिबल नहीं है ये। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली नॉट। कुछ लोग कह देते हैं हम तो कर लिए, बट ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं बाबू। व्हाट इज अ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू? एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है? हाँ, तो ये थोड़ा सा अलग है और बच्चा लोग इसमें कंफ्यूज कर सकता है कि स्ट्रक्चर इंटरव्यू कहने का मतलब क्या, जो ठीक से हो, और तो अनस्ट्रक्चर मतलब क्या, जो ठीक से ना हो ना। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, कभी कभी कोई ऐसा इंटरव्यू होता है कि इधर जो ये बच्चा इंटरव्यू देने के लिए आया है और इधर जो इंटरव्यू आदमी जो ले रहा है, चाहे ये एक रहे या एक से ज्यादा रहे, जो भी रहे, इसने पहले से कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट करके रखा है कि जो आएगा मुझसे ये पूछेंगे, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये, 5 नंबर ये, है ना। तो पहले से जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है फॉर द इंटरव्यू, वही क्या है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। और जो क्वेश्चन जो ऑटोमेटिक जो चेंज होते रहते हैं, और ऐसा खास करके ग्रुपिंग में होता है ना, वही क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। सो दैट इज द प्रिपेयर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू इज a structured interview. I think it is clear to all of you. Who is an entrepreneur? तो शुद्ध भाषा में और इसको अपने लोकल लैंग्वेज में पहले बताते हैं। एंटरप्रेन्योर कौन है? जो बिजनेस स्टार्ट करने का जो चैलेंज एक्सेप्ट कर सके। एक चाय का दुकान वाला भी एंटरप्रेन्योर है, यानी कि वो आदमी जो जॉब क्रिएट कर रहा है, कम से कम खुद के लिए तो क्रिएट कर ही रहा है वो, दैट पर्सन इज एंटरप्रेन्योर। कुछ एग्जांपल जरा आप समझ लीजिए कौन कौन है। आज के समय में ये थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर, कुछ लोग इसको बोलेंगे एंटरप्रेन्योर, कुछ लोग और हिंदी में इसको बोलेंगे एंटरप्रेन्योर, जिसको हिंदी एग्जैक्ट होता है उद्यमिता। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उद्यमिता, है ना, जो उद्योग लगाते हैं उसी से रिलेटेड है, यानी कि जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जो कुछ नया एक्सेप्ट करते हैं बिजनेस के फॉर्म में, दैट पर्सन इज एंटरप्रेन्योर। अभी चूंकि ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, इसलिए अब ये पूछा जाएगा, अब आप लोग समझ लीजिए। लेकिन इसका देखा जाए तो इसका शुरुआत तो बहुत पहले से है। आसपास के जरूर आपको पता होगा कि सब्जी बेच बेच कर उसने मकान बना लिए, सब कुछ कर लिया, दैट पर्सन इज एंटरप्रेन्योर। शर्म करने वाला कर किया। चाय बेचा उसके पापा भी, दादा भी, आज बेटा भी बेच रहा है, वो अब उसका बिजनेस हो गया है, दैट पर्सन इज एंटरप्रेन्योर। धीरू भाई अंबानी का नाम बहुत हुआ आजकल, रिलायंस जियो क्या क्या है ना, तो वो लोग पहले पेट्रोल पंप पे ही काम किए थे वो, एंटरप्रेन्योर। टाटा बहुत बड़ी कंपनी है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी, बट जमशेदजी टाटा जो स्टार्ट किए थे, दैट पर्सन इज एंटरप्रेन्योर। फ्लिपकार्ट का जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, वो पढ़ करके इंजीनियरिंग, और वो स्कूटर पे पार्सल बेचता था, लोग उस वक्त उसको दूसते थे, मतलब कुछ छटपटा बोलते थे, इतना पढ़ लिख करके ये करता है, लेकिन आज फ्लिपकार्ट एक एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म है, दैट पर्सन इज एंटरप्रेन्योर।
कुछ लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके अब ये हम नहीं कह रहे कि चाय बेचना स्टार्ट कर दीजिए कीजिए, हम बस बता रहे हैं कि द पर्सन हु इज रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज इन द फॉर्म ऑफ द बिजनेस एंड क्रिएट द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज टू, so that the persons can earn money and they can contribute economically to the family and to the country too. खत्म हो गया, दिस वन इज द एंटरप्रेन्योर। ये जो हम आपको समझा दिए, अब यही पूरा थॉट अब आप लिख दीजिए आप अपने पेपर पर। जैसे ही आप ये पूरा का पूरा थॉट आप अपने पेपर पे लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिलेगा। 2 नंबर का है कम लिखिए, 5 नंबर का है ज्यादा लिखिए। अब इस पे आप, अब चूंकि हम इस पे जब बोलने जाएंगे तो बड़ा लंबा जाएगा ये, चूंकि ये PYQ है तो है ना, उतना नहीं अभी हम जानना चाह रहे हैं, बड़ा लंबा जाएगा। बस यही है कि वहां पे फिर आपको अच्छे से स्ट्रक्चर वे में लिखना पड़ेगा, पॉइंट आउट करके लिखना पड़ेगा, कितने नंबर में पूछ रहा है ये भी देखना पड़ेगा। फिलहाल तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया था, 1 2 3 नंबर, 1 2 ही नंबर के फॉर्म में, इसलिए मैंने छोटा बता दिया। 5 नंबर में आता ज्यादा रहेगा ना। तो क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, ये बहुत अच्छा चीज है। इस पे भी हम हो सके तो 2 मिनट एक्स्ट्रा बोलेंगे, अगर ऐसा होगा तो देखते हैं। सेल्फ मोटिवेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस होल, फिर से सुनिएगा, सेल्फ मोटिवेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस होल थ्रू द लाइफ, होल थ्रू द लाइफ। हाँ, सेल्फ मोटिवेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस होल थ्रू द लाइफ। ये पूरी जिंदगी भर सेल्फ मोटिवेशन चलता हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि आज किसी का लेक्चर सुने और मोटिवेटेड हो गए, अब जिंदगी भर हो गया, ऐसा भी नहीं होता। ये एक खुद के अंदर एक केमिकल रिएक्शन है। अच्छा अच्छा, एग्जाम्पल याद आ रहा है, थोड़ा पहले इसको बता। एन इंडिविजुअल लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स कंपोनेंट्स। और जो आदमी होता है उसको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, किसी का भाषण सुनकर, मेरे टीचर का ये लेक्चर सुनकर मिलता है मान लिए, लेकिन सबसे ज्यादा सराउंडिंग के कंपोनेंट से मिलता है। सराउंडिंग मतलब क्या, चाहे वो टीचर हो, मदर हो, पापा जी हो, भाई बहन हो, आदमी के रूप में हो, कुत्ते के रूप में हो, जानवर के रूप में हो, पेड़ों के रूप में, हवाओं की, यानी कि पूरे सराउंडिंग में जो है जिससे हम लोग कुछ सीख रहे हैं, मोटिवेटेड हो रहे हैं, इसलिए मैंने लिख दिया सराउंडिंग्स कंपोनेंट, चाहे जो हो। अब सेल्फ मोटिवेशन ये नहीं, सुनिए, अब आप लोग ने जरा सा दूर रहिएगा, क्योंकि हम लेना है PYQ, लेकिन क्या करें, अब ये टॉपिक आ गया सेल्फ मोटिवेशन, तो थोड़ा सा हमको आपको मोटिवेट करना पड़ रहा है। खत्म कीजिए ये कि यूट्यूब पर क्या देखना, मोटिवेशन लेक्चर क्या, ये सब खत्म कीजिए। मोटिवेशन कोई ला नहीं सकता। मोटिवेशन इज द क्वालिटी दैट इज इन बिल्ट। हाँ, ये जरूर है कि देखते देखते सुनते सुनते क्रिएट होता और आ जाता है। तो आप लोग देख कर लाते कहाँ है, वो खाली देख लेने से हो जाता है, वैसा होता नहीं। हम बता रहे हैं सेल्फ मोटिवेशन का क्या एक फंडा है। फंडा बस इतना ही है, आप जो कर रहे हैं ईमानदारी से काम कीजिए ना, अब वही ईमानदारी आपको मोटिवेशन की तरफ ले जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यदि आप ईमानदारी से पढ़िए, अपने आप कब क्रिएट हो जाएगा, किसी से आपको सुनने जानने की जरूरत नहीं है। सेल्फ मोटिवेशन कोई किसी के अंदर भर ही नहीं सकता है। ये कोई टायर है पंक्चर की तरह, या फिर हवा जरा भर दो जी तो मेरे अंदर, 1 घंटा यूट्यूब देख लिया सेल्फ मोटिवेशन हो गया। नहीं हो सकता ऐसा। देख लो, डेटा खत्म हो जाएगा, तेरा आंख खत्म हो जाएगा, और इतने दिनों तक देखते देखते नहीं हुआ तो क्या गारंटी कि फिर कल हो जाएगा। ये तो एक डिबेट का बात हो गया है ना, हम डिबेट में नहीं जा, हम सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहे हैं एकदम आसान सी भाषा में। ये यदि आप रियली मोटिवेटेड होना चाहते हैं तो आप बस ऑनेस्टी रखिए हर काम के प्रति, सिर्फ ऑनेस्टी रखिए ना, अपने आप सेल्फ मोटिवेशन का अंकुर अंकुरित होना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप, और कोई नहीं इसको रोक पाएगा। अब मान लीजिए कि मोटिवेशन का ही अगर बहुत सारा वीडियोस देख रहे हैं या फिर सर का लेक्चर सुन रहे हैं, और उसी में ऑनेस्टी है तो बिल्कुल होगा। यूट्यूब पे देखिए या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे देखिए, लेकिन अगर ऑनेस्टी है देखने में और उसको इंप्लीमेंट भी करते हैं, लाइफ में उसको अप्लाई भी करते हैं, देन डायरेक्टली इट विल बी हैपन टू यू। This is self motivation. So having self motivation, it is not always necessary to have the lectures or the videos or the qualities even for a while and booking the tickets to the seminars. This is not. This is only the ignition. इसको सिर्फ हम लोग ignition कह सकते हैं कि ये बस एक ignition टेम्परेचर है। इग्निशन समझते हैं ना, किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए एक बस टेम्परेचर है। तो अगर आप इतने दिनों से ये सब कुछ कर रहे हैं और नहीं हो रहा, तो फिर ये इग्निशन टेम्परेचर भी बेकार का है अभी। तो ईमानदार बस आप रहिए, हो जाएगा। ये हम प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल बताएं, ये आपको लिखना नहीं है। और यही जब आपको 5 नंबर 10 नंबर में आ जाए तो लिख दीजिए एकदम जितना ट्रूथ है। इंग्लिश की यही तो खासियत है कि बाकी सब आपको जो भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है वही आपको कोर सब्जेक्ट है, सब कुछ आपको सही से लिखना है। इसमें गलत नहीं लिखना, बस इसमें यह है कि आप जो समझ रहे हैं आप उसको लैंग्वेज देते चल जाइए, हो गया लंबा, आपको नंबर मिलेगा।
व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन में गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है। तो कुछ देर पहले हम आपको कम्युनिकेशन समझा दिए हैं, ठीक है। अब जैसा समझिए कि बॉडी लैंग्वेज गेस्चर क्या है। हम जब आपको पढ़ा रहे तो देख रहे हैं ना, मेरा बॉडी अपने आप मूव कर रहा है, चाहे वो हैंड मूव कर रहा हो, चाहे मेरा आईज है ना, थ्रोट, ये पूरा बॉडी मूव कर रहा है और ये मूव होगा, कोई इसको नहीं रोक सकता है। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, आखिर इसकी महत्ता क्या है इस गेस्चर्स की और बॉडी लैंग्वेज की। तो सबसे पहले तो हमको ये समझाना पड़ेगा आपको कि पहले ये समझिए कि गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज होता क्या है। उसके बाद फिर हम आपको बता देंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। पहले यहाँ पर देख लेते हैं मैंने ये क्या लिखा है। गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज प्ले अ वाइटल रोल इन द कम्युनिकेशन। हाँ बिल्कुल सही बात है कि कम्युनिकेशन में एक बहुत ही जबरदस्त रोल ये प्ले करता है, एज इट इज एक्टिव एंड पैसिव सेंस टू, क्योंकि एक एक्टिव सेंस भी और पैसिव सेंस भी है। एक्टिव और पैसिव, फिर देखिए मैंने एक एक्स्ट्रा एक अलग तरह का वर्ड लिख दिया। एक्टिव सेंस कहने का मतलब ये कि बॉडी लैंग्वेज कभी कभी खुद से क्रिएट भी करना पड़ता है, ज्यादा हाथ पैर नहीं हिलाना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, बॉडी तो खुद ब खुद ही अपना एक लैंग्वेज ढूंढ लेता है, खुद ब खुद ही मूव होता रहता है। जो खुद ब खुद होता रहे कोई चीज, वही पैसिव सेंस है, और जो हम लोग करते हैं इधर से वो क्या होता है, एक्टिव सेंस। अब जरा इसको अच्छे से समझते हैं क्या है। हम अभी सब कुछ हिंदी में बोल रहे हैं, अभी हम सब कुछ इंग्लिश में लिख रहे हैं, ये फैक्ट है, हाँ सर ये फैक्ट है। ना हम फ्रेंच में बोल रहे हैं, ना हम जर्मन में बोल रहे हैं, ना चाइनीज में बोल रहे हैं, आता ही नहीं, वहां से बोलेंगे, ठीक। आपको क्या लगता है, जो आदमी इसको फ्रेंच में समझाएगा, जो आदमी इसको जर्मन में समझाएगा, जो आदमी इसको किसी और भाषा में समझाएगा, किसी भी तरह से समझाए, तो देखिए क्या, मेरा जैसे अगर ये हाथ ऐसे मूव कर रहा है और इसी को वो इंग्लिश में बोलेगा एज यू वांट, तो देखिए एज यू वांट बोलेगा, देखिए तो बॉडी उसका भी ऐसे ही मूव करेगा। हम लोग बोलेंगे ये ऊपर देखो, और वो अगर इंग्लिश में बोलेगा सी अपसाइड, तो देखो उसका भी हाथ ऐसे ही ऊपर जाएगा ना। कौन ऐसा आदमी है जो अंग्रेज बोल देगा कि सी अपसाइड, ऐसे करके कोई बोल सकता है क्या, उंगली को ऐसे करके। यानी कि बोलने की भाषा अलग है, बट बॉडी की भाषा पूरी दुनिया में एक है। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, अगर हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं बाएं देखो दाएं देखो, और हम लोग अब अगर अपने मुंह को अगर हम दाएं की तरफ मूव कर रहे हैं, दाएं देखो और बाएं देखो, तो इंग्लिश में भी अगर बोलेगा सी लेफ्ट एंड सी, तो वो भी बॉडी को लेफ्ट और राइट ही मूव करेगा। बॉडी का कहाँ कोई लैंग्वेज है, बॉडी का कोई लैंग्वेज है तो हमको बता दीजिए कि बॉडी ये सर इंग्लिश में हंसता है, इंग्लिश में बोलता है, इंग्लिश में सुनता है ना। जरा जरा कुछ देखिए, हम जो ऐसे कर रहे हैं ना, कोई फ्रेंच में भी बोल रहा होगा बिल्कुल ये बात, वो भी ऐसे ही करेगा। यानी कि बॉडी इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जो होगा तो होगा, वही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकते। देखिए अभी हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना हाथ, हम जानबूझकर ये सब नहीं कर रहे हैं हम, कुछ लोग तो जानबूझ के ऐसे करते हैं बाय, वो हम समझ रहे हैं बात को, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं, मेरा जो बॉडी देखिए, हाँ, क्या हम ऐसे करके हम पढ़ा लेंगे हम, दैट इज नॉट पॉसिबल। जिन बेचारों का हाथ नहीं है, वो भले ऐसे ऐसे नहीं कर रहे, लेकिन उनका भी बॉडी उस फॉर्म में मूव हो रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। सो बॉडी इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, इसको किसी भी पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। बॉडी लैंग्वेज को कोई रोक ही नहीं सकता, ये ऑटोमेटिक निकलेगा। और ऐसा क्यों होता है, तो अब जरा ये भी समझ लीजिए, क्योंकि सिर्फ लिख देने से बोल देने से 100% एक्सप्रेशन नहीं होता है। और कम्युनिकेशन की खासियत है कि वो 100% निकलना चाहता है, और ये 100% कौन बनाता है, मेरा बॉडी लैंग्वेज बनाता है, ये मेरा 100%, यही मेरा बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर हुआ। तो अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो इंटेंशनली पढ़ा रहे हैं, हम जान रहे हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, दिस इज एक्टिव सेंस। लेकिन ये पढ़ाते वक्त ये जो मेरा बॉडी ऐसे से हो रहा है, दिस इज पैसिव सेंस, क्योंकि हम इसको थोड़े बोल रहे हैं हाथ को कि तुम ऐसे ऐसे हो, इसलिए क्या हो गया, ये हो गया मेरा पैसिव सेंस। और जब कोई जाता है, कभी ऐसे ऐसे बाय करते हैं, कभी किसी ऐसे करके बुलाते हैं, तो ये हो गया क्या, एक्टिव सेंस। इसलिए मैंने लिखा कि बॉडी लैंग्वेज इट इज एन एक्टिव और अ पैसिव सेंस टू, ये एक एक्टिव सेंस भी और पैसिव सेंस भी है, क्योंकि हम पीवाईक्यू ले रहे हैं, तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट। नाउ द क्वेश्चन इज थर्ड, एलाबोरेट व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस एटिकेट्स, कि आप बिजनेस एटिकेट से क्या समझते हैं। अभी कुछ ही देर पहले हम आपको बता रहे थे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक नियम होता है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है, कि यही करना है और ये सब काम नहीं करना, अगर ये कीजिएगा तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा, आपको दंड मिलेगा। यानी कि उनकी जो प्रिंसिपल है उस पे हर किसी को फॉलो करना, हर किसी को चलना है। तो बिजनेस एटिकेट इज अ टाइप ऑफ बिहेवियर that team members are expected to follow in order to uphold the company image and respect each other। कंपनी का इमेज
पे कोई बुरा असर ना पड़े, उसका इमेज अच्छा हो, हर किसी को एक दूसरे का सम्मान वहां पे करना है। इसीलिए बिजनेस एटिकेट एक तरह का बिहेवियर है जो वहां पर फॉलो करना है हर किसी को। बिजनेस एटिकेट में चेंज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। बिजनेस एटिकेट चेंज भी करता है एक कल्चर और दूसरे कल्चर के लोगों के बीच, है ना। हो सकता है कि आ, हम लोग ये थोड़ी देर के लिए इसको अलग मत समझिए, क्योंकि मेरे पास वही एग्जांपल आ जा रहा है। जो बेचारे मुस्लिम लोग हैं वो लोग अपनी दाढ़ी बढ़ा कर रखते हैं, तो हो सकता है अब उनके लिए अब कोई वैसा कुछ खास नहीं है। मान लीजिए कोई पगड़ी पहन के रहते हैं तो ठीक है, दिक्कत नहीं है, हम लोग नहीं पहनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है उनके लिए। सो ये सब अंडरस्टूड रहता है। बट व्हेन एवरीवन अंडरस्टैंड्स एंड फॉलोज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, लेकिन जो एक सेटिंग है जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो तय किया वो तो सबको फॉलो करना, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे जो पर्सनल होता है, तो इट कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ यूनिटी। तो ऑर्गेनाइजेशन ने जो तय किया है अगर आप वैसे चलिएगा ना, तो एक यूनिटी फॉर्म होता है, एक मजबूती आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबको एक है, देखते हैं ना, कभी किसी एयरटेल का ऑफिस में जाइए, रिलायंस, तो सब कोई बंदा पहना हुआ रहता है एयरटेल वाला ही ड्रेस, और एयरटेल उस पे लिखा हुआ रहता है, तो इससे एक यूनिटी टाइप का फीलिंग आता है जो सही भी है। व्हेन टीम मेंबर्स फॉलो बिजनेस एटिकेट, इट बिल्ड्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द वर्कप्लेस। और जब एटिकेट हर कोई फॉलो करता है तो एक अच्छा कम्युनिकेशन का बूस्टअप होता है, डेवलपमेंट होता है, सबके बीच कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ यही मत समझिए बातचीत करना, कम्युनिकेशन का मतलब ये भी समझिए रिलेशन अच्छा हो जाता है, ताकि उनका भी ग्रोथ और कंपनी का भी ग्रोथ हो। दिस वन इज थर्ड, द बेसिक्स ऑफ बिजनेस एटिकेट। तो फिर बिजनेस एटिकेट का बेसिक कौन कौन है जी? तो बी ऑन टाइम। सबसे पहले तो ये कि समय से आइए, समय से जाइए। रिकॉग्नाइज योर टीम, आप अपने टीम को समझिए, जानिए। ड्रेस अप्रोप्रिएटली, अच्छे से ड्रेसअप कीजिए। रिस्पेक्ट शेयर्ड स्पेसेस, और जिस आदमी का जो जगह है बैठने का, प्लीज उसकी जगह में जाकर मत बैठिए, है ना। और थोड़ा सा दूरी बना करके रखिए, घर नहीं है कि जाके कांधे पर ऐसे हाथ डाल दी, कोई बूढ़ा भी मान सकता है। बिल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, हर किसी की इमोशन को समझिए और उसका सम्मान कीजिए। अब हम इसके अंडरस्टैंडिंग पर आते हैं, ये तो मैंने आपको ये टॉपिक बताया। हाँ, तो बी ऑन टाइम का मतलब क्या? समय से आना, समय से जाना। वेदर यू आर अटेंडिंग एन इंटरव्यू और डेली स्टैंड अप मीटिंग, बीइंग ऑन टाइम इन अ वर्क एनवायरनमेंट शोज दैट यू रिस्पेक्ट एवरीवन्स शेड्यूल। अगर आप टाइम से जाते हैं, क्योंकि हर कोई समझता है बस इंटरव्यू के समय, नहीं, ऐसा नहीं। हर काम यदि आप टाइम से करते हैं तो समझिए कि आप उसका सम्मान कर रहे हैं और वो भी आपका सम्मान करेगा। इफ पंक्चुअलिटी इज नॉट समथिंग यू हैव प्रायोरिटाइज्ड इन द पास्ट, अगर आपने कभी पंक्चुअलिटी पे फोकस नहीं किया, जैसा कि काफी स्टूडेंट नहीं भी करते हैं, यहाँ तक कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहाँ आते टाइम से, तो ब्रश अप ऑन सम टाइम मैनेजमेंट। तो आप कुछ अपने टाइम मैनेजमेंट पे जरा काम कीजिए। टिप्स टू कीप योरसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड एंड अवेयर ऑफ योर टू डू लिस्ट। तो आप अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से थोड़ा सा देखिए कि हम किसको क्या घटाएं, क्या बढ़ाएं, कि सब कुछ टाइम से बाद खत्म हो जाए। There are nuances to being on time. Some cultures operate on a system of being slightly late to everything. But when in doubt, show up on time and adjust from there if necessary. इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे गलती मैनेजेबल होता है, जैसे कभी ट्रैफिक हो ही जाता है तो क्या किया जाए, लेकिन कोशिश ये करना है कि पहले से हम जागे, बहुत पहले निकल जाता है कि मतलब 10 मिनट पहले पहुंच जाए, ये सही बात है, लेकिन 10 मिनट लेट से पहुंची, ये थोड़ा गलत हो जाता है। Recognize your team. Acknowledging others is proper business etiquette for both casual and formal work environments. यदि आप दूसरे लोगों को समझते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो समझ जाइए बात कि बिजनेस के फॉर्म में अच्छा होने वाला है। When someone walks in the room at a business dinner or meeting, greet them and say hello appropriately. एक समय था, नहीं था नहीं, अभी भी है, लेकिन फिर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि I used to deliver these examples 10 years ago, that is why I have remembered this one, that कि अभी के समय में क्या होता है, इंटरव्यू जाइए बैठिए, या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन होता है, इंटरव्यू का अब एक माहौल और दूसरा आ चुका है, और ऐसा 10-12 साल पहले से हो रहा है, बट अभी वो और भी नहीं आ रहा, अब धीरे धीरे आ जाएगा। वो आपको बॉस अपने साथ कहीं कैफे में बुलाएंगे, किसी होटल में बुलाएंगे, खाने के लिए बैठाएंगे, खाना खाते खाते बात कर लेंगे, इंटरव्यू आपका हो गया, वहीं से वो आपका पूरा मैनर देख लेंगे। इसीलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड है कि when someone walks in the room at a business dinner, बिजनेस डिनर का मतलब सिर्फ वही नहीं, वो इंटरव्यू होता है खाते खाते हुए, और मीटिंग, तो ग्रीट देम, उनको अच्छे से ग्रीटिंग कीजिए, हेलो बोलिए, नमस्ते बोलिए, बढ़िया से, वेदर बाय शेकिंग हैंड्स, या तो हाथ मिला करके, और फॉलोइंग सम अदर कल्चर, क्योंकि कोरियन और चाइनीज में क्या ऐसे करके बोलते हैं ना, अन्योंग हसे एक वर्ड, चूंकि हमको पता है इसलिए बोलते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, हम लोग नमस्ते करके बोलते हैं, हेलो करके बोलते हैं। तो दूसरे लोगों को भी आप इज्जत सम्मान दीजिए। दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टर ऑफ
बिजनेस एटिकेट्स, किसी भी बिजनेस एटिकेट का ये सब फैक्टर है। ड्रेस अप्रोप्रिएटली, मैंने भी कुछ ही देर पहले आपको बताया था, हम चूंकि हम बोर्ड से साइड हो जा रहे हैं, सॉरी मैं भूल भी जाता हूँ बीच बीच में पढ़ाते वक्त, अब हम साइड है, ठीक है, अब से हम ज्यादा साइड ही रहेंगे, आप लोगों को बोर्ड दिखता हुआ नहीं रहता है। हाँ, तो मैंने अभी कुछ ही देर पहले कहा था ये बात कि कहीं भी आप जा रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, कि कान नाक में कनवाली वगैरह नहीं छेदना है, या फिर ज्यादा ब्रेसलेट और पायल वगैरह पहनकर नहीं जाना है। मतलब समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? दरअसल हम ये कटाक्ष कर रहे हैं, आजकल सारा स्टूडेंट ऐसा कर रहा है, मत कीजिए। एक फॉर्मल यूनिफॉर्म होता है, शर्ट को पैंट को आप अच्छे से टक्ड करके, शूज को पॉलिश करके जाइए। क्या ये सब संभव नहीं है? पॉकेट खर्च में एकदम खर्च में है, इससे ज्यादा खर्च कर देता है बिना मतलब के काम पर, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? सो ड्रेसिंग एप्रोप्रिएटली सब्जेक्टिव एंड विल डिपेंड ऑन वेदर यू वर्क इन एन ऑफिस और फ्रॉम होम। आप घर से काम करें या ऑफिस जाए, appropriate यूनिफॉर्म में रहिए। Some companies that work in the office every day will expect everyone to dress in business casual attire because much of the work involves face time with stakeholders or clients. ऐसा इसलिए बिजनेस में होता है क्योंकि अधिकतर कस्टमर से डील करना पड़ता है, तो भाई, और स्टेक होल्डर्स कहने का मतलब वो जो कुछ पार्टनर्स लोग रहते हैं, उनसे डील करना पड़ता है, उन्हीं से बातचीत करना पड़ता है, तो कैसे वो गलत, वो सब उल्टा पुल्टा ड्रेस पहन कर आएंगे? पॉसिबल नहीं है भाई। Other companies who work in a hybrid environment may encourage team members to dress casually in order to promote comfort and productivity, ताकि उनके कंपनी का प्रोडक्टिविटी भी तो बढ़े, उनकी मतलब उनकी कंपनी के बारे में लोग जाने, उनका प्रोग्रेस हो, तभी तो और अर्निंग होगी। तो ये सब ध्यान में रखना है। इफ यू आर अनश्योर अबाउट अप्रोप्रिएट बिजनेस अटायर, अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह का अटायर पहने, अटायर का मतलब होता है ये कपड़ा, ध्यान से सुनिएगा, क्लॉथ, ड्रेस और अटायर, अटायर भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है? और छोटा-छोटा जो अटायर जैसे मफलर का ना, वो भी अटायर होता है। जैसे देखिए मैंने ये माइक पहन रखा है, दैट इज़ अटायर। हाँ, तो कहाँ पर अभी हम थे कि इफ यू आर अनश्योर अबाउट अप्रोप्रिएट बिजनेस अटायर, आस्क योर मैनेजर और सुपरवाइजर फॉर टिप्स। तो आप अपने किसी सीनियर से हेल्प ले लीजिए। इट इज स्पेशली कॉमन टू फील अनश्योर इफ यू जस्ट स्टार्टेड अ न्यू जॉब। और ऐसा सबके साथ होता है, किसी नए जॉब में जाते के साथ। बट डोंट बी अफ्रेड टू सेंड अ क्विक ईमेल बिफोर योर फर्स्ट डे टू गेट फील ऑफ द ऑफिसर पॉलिसी। हो सके तो ऑफिस जाने से पहले ही आप पूछ लीजिए ना, ईमेल के थ्रू, फोन के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। अभी कुछ ही देर पहले जब हम पढ़ा रहे थे ना, तो मेरे सामने जो टेक्नीशियन बैठे हुए हैं, हम उनसे पूछे कि देखिए ना, जब हम पढ़ाते हुए रहते हैं तो आपको कोई फॉल्ट होता है, कोई दिक्कत होता है, हम लोग ऐसा क्या करें कि आपको दिक्कत ना हो? तो उन्होंने मुझे कुछ कुछ टिप्स भी बताया, सर ऐसे ऐसे कीजिएगा ना, तो हम लोग को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, बच्चे को भी। तो पूछ सकते हैं, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए ना। बड़े उनसे ही पूछ सकते हैं, छोटे उनसे भी पूछिए। आप लोग डाउन टू अर्थ बनने की कोशिश कीजिए। Alternatively, think back to your interview and try to remember what everyone was wearing so you can dress accordingly. और अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो आप सिर्फ इतना ध्यान लगाइए ना कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए गए थे, तो जो आपका इंटरव्यू ले रहे थे वो कैसे ले रहे थे, क्या पहन रखे थे, किस मैनर में थे, हो तो गया। बस उसी मैनर में हमको भी रहना है। द नेक्स्ट वन इज रिस्पेक्ट शेयर्ड स्पेसेस, कि हर किसी का एक अपना स्पेस होता है, उसी स्पेस के तहत रहिए, ज्यादा इधर उधर नहीं। स्टेशन पे भी देखते हैं ना हम लोग, रेलवे स्टेशन पे खड़े रहते हैं, तो ज्यादा सट के खड़े नहीं रहना, नहीं तो कभी कभी दिक्कत हो जाएगा। Even if you work remotely, you may go into the office on occasion or share virtual spaces with your team members. अगर आप कहीं घर से भी वर्क फ्रॉम होम भी करें, तो एक ना एक दिन तो ऑफिस जाना ही है ना। तो एक दिन के लिए भी एकदम स्पेस को मैनेज करके रखना है। ऑफिस स्पेसेस यू मे शेयर विद टीम मेंबर्स इंक्लूड अ किचन, बाथरूम, प्रिंटर, कॉपी रूम एंड लाउंज एरिया, एवरीथिंग। देखते हैं ना, हर चीज का एक जगह बना हुआ रहता है, तो वहीं पर आप जाइए, वहीं पे काम कीजिए। वर्चुअल स्पेसेस यू मे शेयर इंक्लूड गूगल ड्राइव फोल्डर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये थोड़ा एक अलग चीज है जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या अलग है, तो देखिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए गलती से मेरा व्हाट्सएप खुला हुआ है, तो ये भी हमको ध्यान में रखना है कि मेरा वर्चुअल चीज भी कहीं किसी को ना दिखता हुआ रहा है, मेरा गूगल ड्राइव ना दिखता हुआ रहा है। सिर्फ यही थोड़ी फिजिकल रूप में, वर्चुअल रूप में भी किसी को कोई चीज ना दिखता हुआ रहा है, ये सभी मैनेज करके रखना है। इसलिए आप लॉग आउट करके रखिए, हाइड करके रखिए, ये सब इंफॉर्मेशन होता है, इसलिए आप ये सब लिखिएगा। द वे यू ट्रीट शेयर्ड स्पेसेस विल रिफ्लेक्ट ऑन यू एज अ प्रोफेशनल। जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। So it is important that you label things correctly, stay organized and respect others who also use these spaces. तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखिए, सब कुछ ठीक ठाक रखिए उसी स्पेस के तहत, ताकि सब कोई उसको अच्छे से समझ सके। बिजनेस एटिकेट अप्लाइज टू शेयर्ड स्पेसेस वेदर यू आर क्लीनिंग अप आफ्टर योरसेल्फ फिजिकली और फॉलोइंग कंपनी प्रोसेस ऑनलाइन। बिजनेस एटिकेट देखा जाए तो अप्लाई हर जगह होता है, चाहे आप वो खुद से फिजिकली तैयार कर रहे हो, फिजिकली मतलब नहाना धोना सब कुछ अच्छे से, कपड़े वगैरह पहनना, या फिर
कहीं ऑफिस में जाइए तो बढ़िया से ऑफिस में जाकर बैठना, उसके लिए काम धाम करना, सब बिजनेस एटिकेट है। Build emotional intelligence. Emotional intelligence is the ability to recognize, regulate and understand emotions in yourself and in others. अपने इमोशन को समझना और दूसरे की इमोशन को समझना इमोशनल इंटेलिजेंस है। जैसे इमोशन में आकर हम लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं, ये बात सही है, लेकिन कब तक रोते रहे? यानी अपने रोनेपन को थोड़ा रोक करके भी रखना है और काम भी करना है। यानी इमोशन होता है, कोई इसको रोक नहीं सकता है, ये एक एक्टिव सेंस, ये एक पैसिव सेंस है, लेकिन इसको मैनेज भी तो खुद ही को करना है ना। दूसरे का भी इमोशन हम समझ रहे हैं कि आज के समय में गाजा पे दिक्कत हो रहा, वहां पर इजराइल हमला कर रहा है ना, लेकिन क्या किया जाए, उन लोगों ने भी ऐसा कुछ किया है, उन लोगों ने ऐसा, तो आपस में क्या करें, इमोशन को थोड़ा रोकना पड़ता है। जो हमला कर रहा है उनको भी पता है कि हम ये तकलीफ दे रहे हैं उन लोगों को, लेकिन अब वही अगर रास्ता है तो थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है। तो एक तरह से गीता का अप्रोच समझिए, है ना, श्री कृष्ण ने क्या कहा कि समथिंग विच इज बेटर, प्लीज डोंट थिंक फॉर टुडे, जो सही है वो करो, चाहे वो जो भी रहे। इसलिए मैंने कहा इमोशनल इंटेलिजेंस, इट इज द एबिलिटी, इट इज द पर्सनल एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, रेगुलेट एंड अंडरस्टैंड इमोशन, इमोशन ऑफ योरसेल्फ, वन सेल्फ और अदर सेल्फ टू, किसी के भी समझना है। effective emotional intelligence skills can help you empathize विद टीम मेंबर्स एंड ओवरकम चैलेंजेस। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस को समझते हैं और इस पे काम करते हैं तो समझिए कि बहुत काम आसान हो जाता है। कभी कभी मान लीजिए ऑफिस में कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो बॉस क्या करेगा, उसको डांट कर भगा देगा, या फिर बॉस उसको अच्छे से प्यार से हैंडल करेगा, थोड़ा थोड़ा डांटेगा, थोड़ा थोड़ा उसको अच्छा, उसका अपना तरीका है और वो ठीक भी हो जाएगा। ऐसा होना ही चाहिए, यही होना चाहिए, बिना इमोशन का नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर नॉट रॉबोट, वी आर ह्यूमन बीइंग, इमोशन तो आना ही आना है। कोई ऑफिस में डांट देगा तो क्या रोने लगेंगे ना? रोनेपन का एहसास भले दिमाग में आएगा, लेकिन प्लीज रोइएगा नहीं, आंसू नहीं बहाइएगा। दिस इज नॉट, है ना, दिस इज बैड मैनर। व्हाइल इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट अ डायरेक्ट रूल ऑफ बिजनेस, देखा जाए तो इमोशनल इंटेलिजेंस बिजनेस का डायरेक्ट रूल तो नहीं है, लेकिन हाँ अप्रोच होता जरूर है। इट विल हेल्प यू इन द वर्क प्लेस नो मैटर व्हाट कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज, ये आपको हेल्प, वर्क प्लेस पे हेल्प करेगा और जैसा समस्या आएगा सो आएगा। For example, imagine you are behind on work and your boss suddenly adds a large time sensitive project to your plate. With emotional intelligence skills, you can speak with your manager to understand the relative priority of the work. मान लीजिए कोई आया और आपको कुछ काम देकर चला गया, तो आप थोड़ा उनको अच्छे से बता सकते हैं कि सर मेरे पास ना कुछ ये काम ऑलरेडी है, तो हम क्या इसको ऐसे करके बताएंगे तो वो बात बन भी जाएगा। Since you are already behind on work, you can express your worry about becoming overworked and work with your manager to come up with a solution of which your work can deprioritize और डेलीगेट लेस इंपॉर्टेंट टास्क। तो अब इसको हम जैसे इस थॉट को बता रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि आपके पास पहले से काम है और जो काम दिया जा रहा है अब वो ओवरवर्कड हो जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं कि सर पहले ये वाला प्रायोरिटी वाला पहले ये कर देते हैं, या फिर जो सर आप दे रहे हैं ना पहले यही प्रायोरिटी है और पीछे वाला भी रोक देते हैं। तो ऐसे करके हम लोग काम कर सकते हैं और यही होना भी चाहिए। दिस वन इज कॉल्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इसी को हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। आप मेरी बात को समझिए सर, मैं भी आपकी बात को समझता हूँ सर, और इसी से आगे बढ़ता है, कोई भी चीज आगे इसी से बढ़ता है। नेक्स्ट देख रहे हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग इन टाइम मैनेजमेंट। आ गया वही चीज जो हम आपको पहले भी समझा चुके हैं, पर फिर भी देख लेते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग इन टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम मैनेजमेंट में प्लानिंग का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्ता है। इस क्वेश्चन को जरा समझिए, क्या इस क्वेश्चन में तीन तीन क्वेश्चन इंक्लूड है कि टाइम मैनेजमेंट में प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसका मतलब पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद प्लानिंग क्या होता है, और तब जाकर उसके इंपॉर्टेंस पे हमको बातचीत करना है। किसके इंपॉर्टेंस पे? प्लानिंग के इंपॉर्टेंस पे बातचीत करना है। तो मैंने आपका काम लगभग आसान कर दिया है, इससे पहले हम आपको प्लानिंग बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, टाइम मैनेजमेंट भी एक हद तक समझाएं, और अब इसको रीड करके समझाएंगे, अब और अच्छे से समझ में आएगा। बीइंग ऑर्गेनाइज्ड प्लेज अ बिग पार्ट इन प्लानिंग, आप ऑर्गेनाइज्ड हो जाइए, सब कुछ काम ठीक से करिए, प्लानिंग हो गया। While it seems simple enough to make a plan, the hardest part is keeping on top of it, especially if it is a new routine for you. देखा जाए तो प्लान बड़ा आसान है कि लेकर के सर चिपका दिए कि 1 बजे ये पढ़ना, 2 बजे ये पढ़ना, 3 बजे ये पढ़ना, 4 बजे ये पढ़ना, उसे चिपका देने से नहीं होगा, उस पे आप अमल कीजिए। स्टूडेंट लोग तो ऐसा करता ही है ना। आगे बढ़ते हैं।
your way might be to keep a mental list of your daily tasks, or maybe or making short notes on a calendar, but this is not always efficient, and you can forget things easily. कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कहीं पर लिख देते हैं कि इतना बजे करना है, वो भी हम लोग के माइंड से स्लिप कर जाता है। मैंने अभी कहा तो स्टूडेंट ऐसा काम करता है। तो उन बातों को ध्यान में रखना है, जहन में रखना है। This might allow you to remember your to-do list, but it won't take into account how long the task will take to complete. मान लीजिए अगर आप कुछ लिख दिए कि इतना बजे ये करना है, इतना बजे ये करना है, इतना बजे ये करना है, तो उतने समय में आप उसको खत्म भी कीजिए, उससे ज्यादा समय मत लीजिए। Careful planning can help with all of these, so consider these tips for starting a new day-to-day प्लानिंग रूटीन। इसलिए आप एक काम कीजिए कि हर दिन क्या करना है आप एक प्लानिंग कर लीजिए, या तो एक दिन पहले कर लीजिए, या शाम को रात को सोते वक्त कर लीजिए कि अगले दिन क्या करना है, आप अपने अनुसार से कर लीजिए। प्लान बिफोर यू स्टार्ट योर डे, मैंने अभी कहा ना, स्टार्ट करने से पहले कर लीजिए। This can be the day before or when you hit your desk in the morning, but it is important to plan your daily objectives before you start. आप जो कुछ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं आप उससे ही प्लानिंग कर लीजिए, whether it is the day at the starting in the morning or just in the previous day at the night, या रात को ही पहले कर लिए। Use a notepad or diary software to write them down so they are all in one place, allowing you to see them, visualize your ability to complete them। हो सके तो डायरी का यूज कीजिए, क्योंकि कभी कैलेंडर पे टिक करते हैं घर में तो वो तो एक अलग चीज है, लेकिन डायरी में अगर आप रखते हैं तो जहां भी आप जाइएगा आप हमेशा रखें। और डायरी नहीं है तो आज के समय में मोबाइल है ना भाई, तो मोबाइल में आप नोट करके रखिए किसी ऐप में सब कुछ। प्रायोरिटाइज इफेक्टिवली, हाँ ये एक बहुत बेहतरीन चीज है। प्रायोरिटाइज करके रखिए कि कौन काम पहले करना है, जो काम पहले करना है पहले उसको करेंगे। You will not doubt have a number of administrative tasks, meeting and deadlines that you need to hit. Figure out which is most important and work on getting that task done first. बात वही है कि किस काम को पहले करना है, ये आप समझ करके रखिए। The next one is, it is tempting to get the smaller and easier tasks done first before thinking about the bigger ones, but avoiding your most important task is really just a form of procrastination। ये वर्ड थोड़ा अच्छा है, पहले इसको हम बताते हैं इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये होता है टालना। चलो ना आज हो गया कल, है ना, एग्जाम से पहले खूब पढ़ना है, चलो कल पढ़ लेंगे, एग्जाम अभी बहुत बाद में पढ़ लेंगे। फाइनली क्या होता है कि एग्जाम कल है, भर रात पढ़े हैं, सुबह 5 बजे तक, 6 बजे सोए हैं, फिर 9 बजे जागे फटाफट चल गए। होता तो यही है प्रैक्टिकल लाइफ में, बट होना नहीं चाहिए। तो वही बात है कि आप क्या कीजिए कि छोटे छोटे काम में बांट लीजिए, उसको हल्का हल्का कर लीजिए कैसे से पहले करते हैं। इससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। Get to the more important task first and feel the weight come off your shoulders when they are complete। तो क्या कीजिए आप कि सबसे पहले कुछ भारी टास्क को पहले कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपका कंधा हल्का हो जाए। चलो भाई हल्का हुआ, आप छोटा छोटा काम बाद में कर लेंगे। तो आप अपनी सुविधा अनुसार कैसे करना चाहते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू, योर एबिलिटी, योर थिंकिंग एबिलिटी, योर वे ऑफ डूइंग समथिंग, ये सबका अपना पर्सनल होता है। तो ये तो हम प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, चूंकि ये क्वेश्चन है हमको आंसर लिखना है तो ये सारा पॉइंट लिख दीजिए, आंसर आ गया। जरा आप समझिए बात को, आपके एग्जाम में और रियल लाइफ में यही तो फर्क है। झूठ झूठ आंसर लिख दीजिए, नंबर आ जाएगा, फर्स्ट हो जाइए। बट रियलिटी ये नहीं है, जो आप आंसर लिख आप उसको फॉलो भी कीजिए, तो एग्जाम में फॉलो थोड़े करवाता है। ये तो सबसे अच्छी बात है। क्या बोले, अगर कुछ अलग लग रहा होगा तो कभी फोन करके पूछ लीजिएगा, या फिर आप तो फील फ्री है ना किसी भी समय कुछ भी पूछने के लिए। प्लान फॉर ब्रेक्स एंड इंटरप्शंस, आप अपनी प्लानिंग करके रखिए कि कब ब्रेक लेना है, कब रुकावट करना है ना, फिर आगे बढ़ना है। You cannot be fully engaged and productive if you don't take time for yourself। अगर आप खुद को ही टाइम नहीं देंगे तो फिर आप भी बीमार पड़ जाएंगे, आपको भी दिक्कत हो जाएगा। So try to give yourself time। Allow breaks to eat or speak to other people। थोड़ा ब्रेक लिया कीजिए ताकि आप भी कुछ खा ले, किसी दूसरे को भी खाने दें। कभी वॉशरूम जाने की भी सुविधा हो सकती है, वो भी है। बट प्लान देम इन, लेकिन पहले सब कुछ प्लानिंग करके चलना है, सब कुछ तैयारी करके। सो यू हैव अ क्लॉक टू वर्क टुवर्ड्स एंड स्टिक टू। तो एक घड़ी भी रखा कीजिए जिससे आप काम करें। अब ये घड़ी कोई जरूरी नहीं कि घड़ी ही रखना है, आप ऑनेस्ट रहिए ना। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले कहा था ना, आप ऑनेस्ट रहिए किसी भी चीज के लिए, वही काफी है आपको आगे बढ़ाने के लिए। आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, नथिंग। कीप योर डेस्क एंड कंप्यूटर फाइल्स ऑर्गेनाइज। आप अपने डेस्क को सब कुछ आप बढ़िया से ऑर्गेनाइज करके रखिए, अच्छे से सजा कर रखिए। देयर इज नथिंग वर्स देन थिंकिंग यू आर ऑन a roll and then not being able to find a vital file you need to complete a task, meaning that you have to leave completing the task until later। आप कुछ ऐसा, हाँ, आप कुछ ऐसा करके रखिए वहां पर
कि सब कुछ क्लीन रहे, सब कुछ समझ में आता हुआ रहे और कोई समस्या वहां पर क्रिएट ना हो। इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आई एम नॉट जस्ट बिफोर द बोर्ड, मैं अभी बोर्ड के सामने नहीं हूँ क्योंकि आप लोग का बोर्ड दिखता हुआ है, इसीलिए हम अभी थोड़ा सा एक अलग दिशा में आ गए हैं। सो हाँ, कहा थे, हाँ, इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप थिंग्स इन लॉजिकल प्लेसेस। आप हर चीज को एक सही जगह पे रखिए। जैसे मेरे सामने कुछ किताब रखा हुआ है, कैमरा का सही जगह है, मेरे माइक का सही जगह है। डेलीगेट वाइजली, डेलीगेट वाइजली कहने का मतलब ये किसी भी चीज को सही से सजाना, या फिर कहीं मीटिंग के लिए भी जाना होता है तो उसके लिए भी सही समय से जाना जाना चाहिए। यू कैन नॉट कंप्लीट एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। सब कुछ काम आप खुद ही अकेले नहीं कर सकते हैं, ये रियलिटी है। इसलिए हर किसी की हेल्प लीजिए। यू नीड टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ डेलीगेटिंग टास्क that are not a valuable use of our time to someone else who will benefit from the experience of doing them। जैसे मुझे ही देखिए ना, हमको थोड़ा सा टेक्निकल चीज नहीं आता है, तो क्या करते हैं, यहाँ के जो टेक्निकल स्टाफ वो मेरे लिए काम कर देते हैं, फिर हम पढ़ा देते हैं, मेरे लिए आसान हो जाता है। तो हेल्प लिया कीजिए। प्लान टाइम इन योर डे टू ओवरसी देयर प्रोग्रेस, और आप अपना चीज भी चेक करते हुए रहिए। हर दिन मत कीजिए, 2 4 दिन 7 दिन पे देखते रहिए कि काम कर रहे हैं, कहाँ तक मेरा प्रोग्रेस हुआ है। द की टू गुड प्लानिंग, आखिर ऐसा क्या क्या करें कि फटाफट अच्छे से काम हो जाए, इस पे भी सोचिए। टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग रिक्वायर्स यू टू बी सेल्फ मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट, एंड दिस कैन बी द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस एट वर्क समटाइम। कभी कभी हम लोग जब काम करते रहते हैं ना, तो माथा एकदम खराब हो जाता है ना, लोग भाषण बता रहे हैं, तंग आ गए, छोटा हो, तो उसके लिए क्या है, थोड़ा सा बाहर चले गए, थोड़ा सा घूम लिए, टहल लिए, फिर वापस आ गए, फ्रेश हो जाता है। कोई आदमी क्या करता है, कभी चाय पी लेता है तो फ्रेश हो जाता है, कोई आदमी क्या करता है, थोड़ा सा खुले हवा में चल जाता है, एकदम ये सब काम करता है। आप लोग भी ऐसा कीजिएगा। फिर देखिए, हम एक चीज गलत बोल रहे हैं, गलत ये बोल रहे हैं, ये PYQ है, जहां पर हमको सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ाना है, लेकिन हम पढ़ाते पढ़ाते हम आपको प्रैक्टिकल भी बता दे रहे हैं। तो इस बात को समझिए, क्योंकि ऐसा होता है। कहाँ गया? दिस कैन बी द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस एट वर्क समटाइम्स, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम आता है। द ट्रिक इज टू कीप योर प्लान्स डायनेमिक एंड इंटरेस्टिंग विद द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस इन माइंड। आप अपने दिमाग को कुछ इस तरह से ट्रेन कीजिए। क्या क्या ऐसा ट्रिक हम फॉलो करते हैं कि मेरा ठीक हो जाएगा। ऑलवेज थिंक अबाउट योर ओन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज दोज ऑफ द टीम, एंड वेयर योर टाइम कैन बी स्पेंट एट द हाईएस्ट वैल्यू। आप अपने टाइम की भी रक्षा कीजिए। रक्षा कहने का मतलब आप अपने टाइम के बारे में भी सोचिए और दूसरों के टाइम के बारे में भी सोचिए। सबका टाइम इंपॉर्टेंट है ना, तो कुछ अलग अटपटा करके टाइम सबका वेस्ट ना किया कीजिए। फॉलो स्मार्ट गोल, और हो सके तो स्मार्ट गोल को फॉलो कीजिए। अब यह स्मार्ट गोल क्या होता है, तो स्मार्ट गोल अगर आप लोगों ने मेरा कोई क्लास देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा तो हम यहाँ पे बता देते हैं। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है ये समझ जाइए। एस फॉर स्पेसिफिक, मुझे इंजीनियर बनना है, तो किस फील्ड का इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर का, बाइक का, क्या क्या, वही बात हुआ। एम फॉर मेजरमेंट, क्या मैं इंजीनियर बन पाऊंगा, तो भाई देखिए बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, कहां तक अभी हम पहुंचे, कितना मेरा कंप्लीट हुआ है। अटेनेबल, ए फॉर अटेनेबल, क्या हम इंजीनियर बन जाएंगे, हमसे हो पाएगा, तो हाँ आपसे ये हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। कोई को बोलता है सर हम IAS का तैयारी करना चाहते हैं, अगर उसको रियली लगता है कर लेंगे तो ठीक है, अगर उसको लगता है नहीं सर हम ये अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो काम ये ना करे। हर आदमी अपने बारे में जानता है। आर फॉर फिर क्या होता है, SMART, आर फॉर, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दिस वन, T फॉर टाइम। हाँ, आर फॉर रियलिस्टिक, जो आप सोच रहे हैं क्या वो रियल में पॉसिबल है कि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। लो जी, आपके पास इंजीनियर की अगर डिग्री नहीं है तो कैसे आप बन जाएगा इंजीनियर, तो फिर ये रियल बात नहीं हुआ। हम आसमान में हम घर बनाना चाहते हैं, चांद पर घर बनाना चाहते हैं, तो ये सब ख्याली बात है ना, ख्याली पकाओ नहीं पकाना है। अब किस दिन अब वो साइंटिस्ट लोग चांद पे घर बनाएगा वो एक अलग बात है। और टाइम, सबसे बड़ी क्या बात है, टाइम। सर हम IAS बनना चाहते हैं, सही बात है, सब कुछ सही है, लेकिन टाइम क्या है सर, हम 55 साल में बनेंगे, काय के लिए बनेंगे फिर किसके लिए बनेंगे, सिर्फ शौक पूरा करने के लिए, तो फिर खत्म। ये नहीं होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब हाँ, गोल का मतलब क्या हुआ कि स्मार्टली तरीके से आप लोग फॉलो कीजिए। हो सके तो इसको भी आप लोग लिख दीजिएगा, और हर चीज के बारे में 2 2 4 4 लाइन एक्सप्लेन कर दीजिए और नंबर मिल जाएगा। व्हाट प्रिपरेशन शुड बी मेड बाय इंटरव्यूअर बिफोर एन इंटरव्यू, कि इंटरव्यू लेने से पहले जो इंटरव्यू ले रहा है कौन कौन सी प्रिपरेशन वो करके रखे। The interview preparation is vital for effectively evaluating candidates, promoting the employer brand, and enhancing candidate experience. It involves crafting questions, इसमें questions का गठन करना, understanding candidates, candidate को समझना, उसके responses को समझना, coordinating with interviewers, managing time, honing uh, selling skills, proper preparation, facilities, better hiring and streamline process, ये सब कुछ आता है। अब इसको थोड़ा सा छोटी भाषा में, सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं। और चूंकि हम बोर्ड से साइड हो जाते हैं
आप लोगों को दिखता हुआ रहा है कि एक इंटरव्यू जब होता हुआ रहता है तो इंटरव्यू होने से पहले टेबल, डेस्क, टाइम, खाने के लिए, पीने के लिए सब कुछ, जो छोटा-मोटा स्नैक्स होता है, जो आ रहा है इंटरव्यू देने के लिए, उनके लिए बैठने के लिए चेयर, पूरा कंफर्टेबल माहौल होना चाहिए। फिर उसके बाद कैसा क्वेश्चन पूछना है, कैसा उसका हो रहा है, सबका मॉनिटरिंग होता है। फिर इसको जॉब पूरा का पूरा होने तक ये पूरा एक प्रोसेस है। Here are some points for interviewer preparation before an interview. Prepare your interview questions. आप अपने पहले questions ready करके रखें. Know your candidates. आप अपने candidates को जान लीजिए कि कौन है. Be ready to answer questions. Coordinate with other interviewers. Plan your time and agenda. ये सारे वही का वही बात है. What do you understand by balancing boardroom? Boardroom को कैसे बैलेंस करते हैं? तो boardroom देखिए क्या होता है. boardroom का मतलब ये कि देखते हैं ना, कोई जब सेमिनार होता है तो वहाँ पे सारे ऑफिसर लोग आकर बैठते हैं. पानी का ग्लास लाकर सब कोई रखता है, पानी का बॉटल रखता है, ऐसी सब कुछ मैनेज रहता है. वही क्या मेरा रूम है, उसी को क्या बोल दिया गया, बोर्ड रूम है. कौन लोग आते हैं, किस टॉपिक पे वो डिस्कशन होता है, किस टॉपिक पे वो मीटिंग होता है, वही क्या बोर्ड रूम है. तो वहाँ पे बैलेंसिंग कैसे रखा जाए, तो पहले आप बोर्ड रूम समझ गए. तो पहले आप बोर्ड रूम को, हाँ देखिए मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले आपको मैं बोर्ड रूम समझा रहा हूँ. एज इट्स नेम इम्प्लाइज, द बोर्ड रूम इज बेस्ट नोन एज अ रूम यूज्ड बाय कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. जो उस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो लोग जब एक जगह बैठते हैं जिस रूम में, वही बोर्ड रूम है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बी ऑफ डी भी कहा जाता है, यानी डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अ ग्रुप ऑफ बैलेंसिंग बोर्ड रूम इंडिविजुअल्स इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स टू represent them and protect their interests. Board members can generally be divided into three categories. तो चूंकि बोर्ड मेंबर, जो वहां पे जो बोर्ड जो हो रहा है, जो लोग बैठ रहे हैं वहां पे बहुत सारे लोग बैठ रहे हैं, लेकिन मेनली तीन ही तरह के लोग रहते हैं. एक द चेयर पर्सन, जो हेड ऑन कर रहा है उस मीटिंग को, जैसे मैं यहाँ पर अभी हेड ऑन कर रहा हूँ आपको. इनसाइड डायरेक्टर, फिर उसी के अंदर और भी जो लोग हैं वो हो गए, और फिर कुछ लोग बाहर से भी आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो भी हो गए. बाकी तो जो स्पॉट बॉय होते हैं, या फिर जो और भी जो छोटे छोटे डायरेक्टर्स है जो मैनेज कर रहे हैं आने जाने का, कार पार्किंग का, वो सब भी होते हैं. बट इनसाइड बोर्ड रूम दिस आर द पर्सन्स. चेयर का मतलब क्या, इनसाइड डायरेक्टर्स का मतलब क्या, आउटसाइड डायरेक्टर्स का मतलब क्या, तो अभी हम आपको समझा दिए, बस एक बार इसको रीड कर देते हैं. एन इंडिविजुअल हु हेड्स द बोर्ड एंड इज रिस्पांसिबल फॉर इंश्योरिंग दैट इट रन्स स्मूथली. वो आदमी जो इसको चला रहा है और सब कुछ ठीक से कर रहा है, वही चेयरपर्सन है, चेयरमैन है. इलेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो अपने से नहीं हो जाता, उसको सारे डायरेक्टर्स लोग मिलकर ही इलेक्ट करते हैं. अ चेयर्स ड्यूटीज टिपिकली इंक्लूड मेंटेनिंग अ स्ट्रांग कम्युनिकेशन विद द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड अदर हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स. इसमें सीईओ भी होते हैं और भी कुछ हाई लेवल के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं. Formulating the company's business strategy, representing management and the board to the general public and shareholders, एंड प्रिजर्विंग कॉर्पोरेट इंटीग्रिटी. इन सारे टॉपिक्स पे वो लोग ध्यान देते हैं, उसी मुद्दे पे बात करते हैं. इनसाइड डायरेक्टर्स, अंदर के जो लोग रहते हैं वो कौन है. दिस बोर्ड मेंबर्स आर ईदर शेयर होल्डर्स और हाई लेवल मैनेजर्स फ्रॉम विद इन द कंपनी, सच एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर or the chief final officer, या फिर financial officer. Their main tasks include approving high level budgets prepared by the upper management, implementing and monitoring business strategy, and giving the green light to the core corporate initiatives and projects. इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक हेड तो रहेगा, और छोटे छोटे जो लोग रहते हैं वो लोग बताते हैं कि हम लोग ये करेंगे सर, हम लोग ये करेंगे सर, इस प्रोजेक्ट पे काम ये है, उनसे ये बात, सब कोई मिलकर वो काम को उठाते हैं, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में बीड़ा बोलते हैं ना. और वही सारा क्या कहलाता है, एक स्ट्रैटेजी कहलाता है, बिजनेस स्ट्रैटेजी. वही प्रोसेस जो चल रहा है, दैट इज बोर्ड रूम. आउटसाइड डायरेक्टर, कुछ लोग बाहर से भी आते हैं, वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं. अनलाइक इनसाइड डायरेक्टर्स, दीज इंडिविजुअल्स आर नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम, दे डू हाउएवर हैव द सेम रिस्पांसिबिलिटीज. कुछ लोग बाहर से भी आते हैं और वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग भी अपना योगदान देते हैं. द रोल ऑफ एन आउटसाइड डायरेक्टर इज टू ऑफर एक्सटर्नल इनसाइट्स, प्रोवाइडिंग अनबायस्ड एंड इम्पार्शियल पर्सपेक्टिव ऑन द इश्यूज ब्रॉट टू बी द बोर्ड. जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसके प्रति हमको पार्शियल नहीं हो जाना, ये तो बाहर का रहा है, इस पे नहीं, ऐसा नहीं है. वो भी जो बाहर से आ रहे हैं वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत का एक हिस्सा है. हो सकता है वो स्टेक होल्डर्स हो, स्टेक होल्डर्स के कोई और पर्सन हो. तो ये पूरा का पूरा बोर्ड रूम को समझना, इसको मैनेज करना, दिस इज द बैलेंसिंग बोर्ड रूम. ठीक है. बोर्ड रूम मीटिंग बेसिक, तो एक बोर्ड रूम मीटिंग में होता क्या है बेसिक, तो वो देखिए कुछ बेसिक्स क्या. कॉल मीटिंग टू ऑर्डर अ सिंपल इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट. सबसे पहले तो बता दीजिए किस बारे में ये हो रहा है. रोल कॉल, नोट ऑल अटेंडेंस एंड राइट द नेम्स ऑफ द एब्सेंट बोर्ड मेंबर्स. जो जो आ गए उनका भी नाम बता दीजिए, जो बेचारे नहीं भी आए उनका भी नाम बता दीजिए. अप्रूवल ऑफ माइन्यूट्स, एक माइन्यूट तैयार करके रखिए.
डिस्ट्रीब्यूट प्रायर मीटिंग्स माइन्यूट्स एंड हैव द बोर्ड वोट टू अपलोड, और उस माइन्यूट को मीटिंग होने से पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। मतलब ये कि किस टॉपिक पर होने वाला है, ताकि सबको पहले से पता रहे। कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट्स, हियरिंग ऑफ रिपोर्ट्स फ्रॉम बोथ एग्जीक्यूटिव्स एंड कमिटीज, जो अ, मतलब जो भी उसमें डिसीजन लिया गया वो भी सर्कुलेट कर दिया जाए। ओल्ड बिजनेस इंक्लूड्स अनफिनिश्ड बिजनेस फ्रॉम प्रीवियस मीटिंग्स दैट आर रेडी फॉर द फॉर्मल अप्रूवल। हो सकता है कि पिछली बार मीटिंग में कुछ ये चीज रह गया था, तो उसको भी इस बार सॉल्व किया जाएगा, तो वो भी बता दीजिए आप। न्यू बिजनेस और नया नया जो होने वाला होगा वो भी पहले आप अनाउंस कर दीजिए, ताकि स्टार्ट होने से पहले सब कुछ क्लियर रहे। क्लोज द मीटिंग, सिंपल क्लोजिंग स्टेटमेंट टू एडजर्न द मीटिंग। फिर एक छोटा सा सिंपल क्लोजिंग देंगे और बोल देंगे कि ठीक है, अब यहीं पर एडजर्न हो रहा है। ऑब्टेन अ सिग्नेचर फ्रॉम दिस सेक्रेटरी टू फॉर्मलाइज द रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग। सबको वहां पर सिग्नेचर ले लेना है कि हाँ, ये सब लोग प्रेजेंट थे। Next question is that list some important leadership qualities, discuss the methods for developing leadership qualities। कि सर leadership qualities कैसे आएगा? तो देखिए, हम आपको बहुत अभी स्टार्टिंग में हम आपको ये बात बता दिए, फिर से वो एक टर्म में निकाल देते हैं। विजन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग, अडेप्टेबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हम सब का मीनिंग समझा देते हैं आपको। विजन का मतलब ये होता है वो आदमी जो देखने में सक्षम हो कि हाँ, आगे ये होना चाहिए, ऐसा हो रहा है। कम्युनिकेशन क्या होता है, बहुत अच्छे से हम आपको बता दिए हैं। द कम्युनिकेट ओपनली एंड एक्टिवली लिसन टू द टीम मेंबर्स, हर किसी को अच्छे से सुनिए। एम्पैथी मतलब क्या हुआ, गुड लीडर्स अंडरस्टैंड एंड एम्पैथाइज विद नीड्स एंड फीलिंग्स ऑफ देयर टीम। टीम मेंबर के हर एक आदमी की बात को समझने की कोशिश कीजिए और उनका रिस्पेक्ट कीजिए। डिसीजन मेकिंग तो होना ही चाहिए। अडेप्टेबिलिटी मतलब क्या हुआ कि एक अच्छा लीडर वही है जो अडेप्ट कर जाए। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर नहीं है, लेकिन जब लोग सोल्जर होकर किसी दूसरी जगह चल जाते, एक दो दिन खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता है, आखिर अडेप्टेशन तो होना पड़ेगा ना उसमें। दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। इंटीग्रिटी, मिलजुल कर रहना, तभी आपके अंदर लीडरशिप आ गया। ऐसा नहीं कि हम लीडर है, जैसे हम बोल रहे सब करो, नहीं, सबकी भी बात आपको भी सुननी है। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदार, जवाबदेही। अगर सही हुआ तो भी अकाउंटेबिलिटी आप ही पे जाएगी, अगर गलत हुआ रिजल्ट में तो भी आप ही के ऊपर जाएगी। इसलिए सब कुछ सोच समझ के चलना है, आपको सब कुछ का जिम्मेदारी लेना है। डेलीगेशन, दे ट्रस्ट देयर टीम एंड डेलीगेट टास्क इफेक्टिवली। हर कोई एक दूसरे पे विश्वास करना है और तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, हम ये काम करते, एक दूसरे में सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कॉन्फिडेंस तो होनी ही चाहिए, मोटिवेशन भी होनी चाहिए। तो टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज, कैसे आखिर अपने लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करेंगे? सेल्फ अवेयरनेस, पहले तो खुद के बारे में आप अवेयर होना स्टार्ट हो जाइए। अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि मेरी क्या कमजोरी है, मेरी क्या मजबूती है, ये सब पे काम कीजिए। एडुकेशन, आप अपने आप को खूब पढ़ाते रहिए। पढ़ाते मतलब ये नहीं कि डिग्री लेते रहिए, मतलब खुद को नॉलेज बढ़ाते रहिए। सेट गोल, आप अपना गोल सेट करके रखिए। सीक फीडबैक, हो सके तो फीडबैक भी लीजिए कि देखिए, तो मैंने जो बताया, मैंने जो समझाया, कुछ दिक्कत, कोई एक्स्ट्रा चीज, कोई ऐसा चीज जहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सके, इससे अच्छा होता है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, चाहे लिखने में, चाहे बोलने में, चाहे एक बॉडी लैंग्वेज का, हर चीज का अच्छा होना चाहिए। एम्पैथी, पुट योरसेल्फ इन अदर्स शूज। इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरों की जगह रख करके देखे कैसा लगेगा। इसीलिए होता है ना, कभी कभी तुम हो तब ना ऐसा बोल रहे, मेरी जगह रहते, तो आप खुद को भी दूसरी जगह रख कर देखिए, तब जाकर लीडरशिप क्वालिटी आया। हम लीडर हो गए, वो बेचारा कमजोर है, तो हम खुद को कमजोर ही मानकर चले, उसी की जगह रख करके चलेंगे, ताकि उसको भी ऐसा ना लगे कि बहुत बड़ा है, ये अपने आप को ये समझ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी अभी हम खुद समझाएं, इंटीग्रिटी भी समझाएं। इंटीग्रिटी मतलब एक होकर के रहना। डेलीगेशन भी समझा दिए। लेड बाय एग्जांपल, लेड बाय एग्जांपल कहने का मतलब क्या, डिमोन्स्ट्रेट द क्वालिटीज यू वांट टू सी इन योर टीम। आप अपने टीम के मेंबर को बताइए कि आपके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए, आपके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए, आप अपने अंदर ये डेवलप कीजिए, तभी जाकर पूरी की पूरी टीम अच्छे से काम कर पाएगी। मोटिवेशन, मोटिवेट करते रहिए आप अपने टीम को, और खुद को भी मोटिवेट करते हुए रहिए। लीडरशिप डेवलपमेंट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। एंड सेल्फ अवेयरनेस एंड अ विलिंगनेस टू लर्न एंड ग्रो आर क्रूशियल फॉर सक्सेस। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है लीडरशिप, और वो आएगा कैसे? सेल्फ अवेयरनेस से आएगा, और कुछ सीखते हुए रहने की ललक से आएगा ये चीज। व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस? स्ट्रेस का हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या है? स्ट्रेस तो आप लोग समझते हैं ना, जो तनाव आता है। स्ट्रेस इज अ नेचुरल एंड ऑफन अनअवॉइडेबल रिस्पॉन्स टू वेरियस चैलेंजेस और डिमांड्स इन लाइफ. It is the body's reaction to perceived threats or pressure, whether they are physical, emotional, or psychological. When you encounter a stress situation, your body releases stress hormones like cortisol and adrenaline, which trigger a fight or flight response. कि माइंड में एक ऐसा चीज होता है केमिकल, जिसका नाम क्या दिया गया है? एड्रेनलिन, है ना। और एक वो भी है क्या है, कॉर्टिसol।
उसके कारण थोड़ा और डेवलप हो जाता है, तो आप उससे ही छुटकारा आपको पाना है। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। स्ट्रेस कैन मैनिफेस्ट इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों में स्ट्रेस आ सकता है। पॉजिटिव स्ट्रेस known as eustress and can motivate and energize individuals to meet goals or overcome challenges, तो ये अच्छा होता है। However, when stress becomes excessive or chronic, it can have harmful effects on physical and mental health, तो फिर आपको भी बीमारी भी हो सकती है। Common source of stress includes work related pressure, कौन किसके किसके कारण होता है, तो वर्क रिलेटेड प्रेशर से, और रिलेशनशिप इशू से, फाइनेंशियल कंसर्न से हो, मेजर लाइफ चेंजेस हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, सबके कारण स्ट्रेस होता है। Everyone experiences stress at some point in their lives, and how it is managed varies from person to person, सबकी लाइफ में स्ट्रेस आता है, और उस आदमी पर डिपेंड करता है कि कैसे वो स्ट्रेस से हैंडल करे। हो सके तो डॉक्टर से भी आप मिलिए। इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रेसर्स, तो कैसे आखिर मैनेज करेंगे, तो पहले ये पकड़िए कि किसके किसके कारण स्ट्रेस हो रहा है, उस कारण को पहले मिटाइए। डेवलपिंग कोपिंग स्ट्रेटेजी, और आप अपने अंदर एक ऐसा क्वालिटी लाइए कि आप उससे लड़ सके, भीड़ सके। एंड सीकिंग सपोर्ट, हो सके तो सपोर्ट लीजिए खुद को अच्छे करने के लिए। हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या आएगा, फिजिकल हेल्थ इशू, फिजिकल हेल्थ इशू में बहुत सारी बीमारियां आती है, देखिए जो लिखा हुआ है। अब हम उसको रीड नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि अभी एक रीडिंग बस हो जाएगा। मेंटल हेल्थ इशू, दिमाग के लेवल पे भी प्रॉब्लम आएगा। स्लीप डिस्टर्बेंस, और जब दिमाग के लेवल पे डिस्टर्बेंस आएगा तो आपका स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो जाएगा, सोने में दिक्कत हो जाएगा। सोने में दिक्कत हो जाएगा, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट हो जाएगा। कॉग्निटिव कहने का मतलब ब्रेन का एक पार्ट होता है, फिर आप सो ही नहीं पाएगा, फिर आप सोना भी जाएगा तो नहीं सो पाएगा, फिर वो धीरे धीरे वो बीमारी के रूप में जन्म लेता हुआ चल जाएगा। इमोशनल इंपैक्ट को मैं आपको समझा देता हूँ। स्ट्रेस कैन लीड टू मूड स्विंग, स्ट्रेस के कारण ही आदमी का कभी मूड इधर उधर हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है, रिड्यूस एबिलिटी टू कोप विद डेली चैलेंजेस। अब वो इतना इरिटेट हो गया कि वो छोटा छोटा काम भी नहीं कर पा रहा, तो क्या करे, ऐसा होता है। रिलेशनशिप स्ट्रेन, कभी कभी तो रिलेशनशिप का भी स्ट्रेन हो जाता है। हाई स्ट्रेस लेवल्स कैन स्ट्रेन रिलेशनशिप विद फैमिली, फैमिली के मेंबर से भी हो जाती है प्रॉब्लम। फ्रेंड्स एंड कलीग्स ड्यू टू इरिटेबिलिटी एंड रिड्यूस्ड इमोशनल अवेलेबिलिटी, आप फैमिली फ्रेंड्स छोड़िए, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां के जो एम्प्लॉय वहां के लोगों से भी हो जाती है, तो वो होगा। हाँ, बस यही है कि उसको मैनेज करके चलना है। बिहेवियर से हो जाता है, कभी किसी का कोई बिहेवियर हो जाता है तो उसके कारण हो जाता है। यहाँ पर क्या है, ये बिहेवियर चेंजेस है, ये कि जब स्ट्रेस आता है तो हम लोग की भी बिहेवियर में चेंजिंग आ जाती है। जॉब परफॉर्मेंस, जब इतना कुछ हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका काम अच्छे से नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, जॉब में दिक्कत होगा। आइडेंटिफाई स्ट्रेसर्स, मैंने भी आपको कहा ना कि मैनेज स्ट्रेस, की स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे। तीन सारी पॉइंट को पकड़िए, उसी पे काम कीजिए। कौन कौन स्ट्रेस दे रहा है उसी पे काम कीजिए। रिकॉग्नाइज द सोर्स ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ, वेदर दे आर वर्क रिलेटेड, पर्सनल और इन्वायरमेंटल। टाइम मैनेजमेंट, हाँ, कभी कभी टाइम से ज्यादा भी कोई काम करना, दैट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ स्ट्रेस, तो वो भी मत कीजिए। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, तो क्या है कि आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा योगा कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, या फिर कोई काम ना कीजिए, कुछ सोचिए मत, कुछ बोल, बस शांति से चुपचाप बैठिए ना, ये काम कीजिए। जिसमें आपको अच्छा महसूस हो रहा है आप वही कीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, मतलब एक्सरसाइज कीजिए, पुशअप कीजिए। हेल्थ डाइट, क्या खाना है, क्या पीना, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं पीना, इस पे भी काम कीजिए। सोशल सपोर्ट अगर चाहिए तो हाँ लीजिए, अपने दोस्तों का, फैमिली मेंबर का, डॉक्टर्स का, किसी का भी आप लेते रहिए, थेरेपी लीजिए। सेट बाउंड्रीज, आप अपने लिए एक बाउंड्री तय कीजिए। बाउंड्री का मतलब हम आपको समझाते हैं। लर्न टू से नो, नो भी कहना सीखिए। सब कुछ यानी कि हम ही कर देंगे, 30 मार खाना है, जो आपसे नहीं हो पाएगा नो कहना सीखिए। एंड एस्टैब्लिश हेल्दी बाउंड्रीज टू प्रिवेंट ओवरकमिंग, इसलिए उससे क्या होगा कि अगर आप नो कहना सीखते हैं तो जो ओवर वर्क आ रहा है वो नहीं आएगा, आपका स्ट्रेस कम होगा। टाइम फॉर योरसेल्फ, खुद को टाइम दीजिए। सीख हेल्प, हो सके तो किसी से हेल्प लीजिए। माइंडफुलनेस, आप अपने माइंड की अच्छे से देखभाल कीजिए। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट टू रिड्यूस एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर। हो सके तो भूत भविष्य की मत सोचिए, प्रेजेंट में रहिए, वर्तमान में रहिए, इससे स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम होता है। रिमेंबर दैट स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, होगा, बट मैनेजिंग इट इफेक्टिवली इज क्रूशियल फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, लेकिन इसको मैनेज करना पड़ेगा। डिफरेंट टेक्निक्स वर्क फॉर डिफरेंट पीपल, कोई जरूरी नहीं कि उसका ये काम किया तो मेरे लिए भी यही टेक्निक काम करेगा, नहीं, सबका अलग अलग होता है। So it is essential to find what strategies work for best for you to reduce and cope with the stress, इसलिए आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा मेरे लिए काम करेगा। तो हो सके तो डॉक्टर के पास एक बार जाइए, वो आपको बता देंगे। What qualities are important to be a successful entrepreneur, एक एंटरप्रेन्योर होने के लिए कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। An entrepreneur is an individual who initiates, organizes and manages a business venture or startup with the goal of creating a new product, service or innovative solutions to a problem.
कि जो आदमी एक नया चैलेंज लेता है, कोई नया बिजनेस खड़ा करता है, किसी भी नई चीज पे टॉपिक पे काम करता है, वो एंटरप्रेन्योर है। Entrepreneurs are often driven by a desire to bring their creative ideas to life and to build a sustainable business around them. हर एंटरप्रेन्योर के दिमाग में कुछ ना कुछ क्रिएटिव जरूर होता है, बिना क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर हो ही नहीं पाएगा। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स often possess a combination of personal qualities and skills that enable to navigate the challenges to starting running a business effectively. हर एंटरप्रेन्योर के पास दो चीज होती है, एक पर्सनल क्वालिटी भी और एक प्रोफेशनल क्वालिटी भी। तब अब चूंकि पर्सनल बात से ही कैसे चलेगा, मेरे मौसा जी आए, चाचा जी आए, सामान खरीद के चले गए, पैसा नहीं लिए, समझ रहे हैं, दैट इज पर्सनल, वो नहीं हो सकता हर किसी के साथ। तो प्रोफेशनल भी होना है। सम इंपॉर्टेंट क्वालिटीज फॉर सक्सेस एज एन एंटरप्रेन्योर इंक्लूड, तो कुछ कुछ वो चीज क्या है जो होते हैं, वो कौन सी क्वालिटी जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए? विजन, जो हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, कहाँ तक हम जाएंगे। पैशन, जो आप कर रहे हैं बहुत लगन से वो आप काम कीजिए। रेजिलियंस मींस द एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम बैक्स एंड अडैप्ट टू चेंजिंग, कि कभी कभी जो हम काम करते रहते हैं दिक्कत हो रहा है, फिर से पीछे जाएंगे, क्या करें, बीमार पड़ गए, फिर आगे बढ़ेंगे, यानी कि बाउंस बैक होते हुए रहेंगे। दैट इज व्हाट रेजिलियंस, एक एंटरप्रेन्योर की यही पहचान है। रिस्क टेकिंग, रिस्क लेने के लिए वो तैयार रहे। इनोवेशन, कुछ नया करने के लिए तैयार रहे। सेल्फ डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। अडेप्टेबिलिटी, उसके अंदर अडेप्टेशन का क्वालिटी आना चाहिए, कि मान लो मैं एक होटल स्टार्ट किया, हम थोड़ी ना प्लेट धोएंगे, नौकर धोएगा, ऐसा नहीं है। नौकर बीमार पड़ गया तो आपको भी धोना पड़ेगा, ये हुआ अडेप्टेबिलिटी। अब पड़ेगा क्या, धोना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। फाइनेंशियल एक्यूमेंट कहने का मतलब क्या, थोड़ा पैसा वगैरह भी देखना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, बेसिक अकाउंटिंग इज क्रूशियल फॉर बिजनेस सक्सेस। कि मान ली इतना पैसा खर्च हो रहा है, मेरे पास नहीं है, तो हम इतना से ही स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे किसी बीच और थोड़ा क्रिएट कर सके ताकि हम आगे बढ़ाते जाए। तो पैसे का भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। नेटवर्किंग आपको बनाकर रखना पड़ेगा लोगों के साथ, आगे अगर हमको किसी चीज की सहायता पड़े तो हमको तुरंत वो पहुंचा दे। कस्टमर फोकस, चूंकि आपका पूरा बिजनेस ही डिपेंड करता है कस्टमर पे, तो कस्टमर ओरिएंटेड ही आपको हर काम करना पड़ेगा ताकि उनको सुविधा हो, तभी ना आपको वो सामान खरीदेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होना चाहिए। सेल्स मार्केटिंग स्किल, कि कैसे किसी भी चीज को मार्केट में बेचे, ये एक अलग तरह का पॉइंट है ना, ये अभी हम डिटेल में नहीं बताएंगे, हम खुद भी नहीं जानते हैं। पर्सिस्टेंस हम आपको बताते हैं। एंटरप्रेन्योर्स ऑफन फेस ऑब्स्टकल्स एंड सेटबैक्स, सो पर्सिस्टेंस इन परस्यूइंग देयर गोल्स इज वाइटल। पर्सिस्टेंस कहने का मतलब होता है उसी चीज पे टिके हुए रहना, उसी चीज पे टिके नहीं, हम छोड़ेंगे तो नहीं, चाहे जो हो जाए। लॉस में जा रहे थोड़ा कर्ज लेके करेंगे, लेकिन करेंगे, यानी उसी चीज पर आपको परसिस्ट करते हुए रहना है, टिके हुए रहना है, और एक दिन सक्सेस भी आपको कर देना है। एथिकल कंडक्ट, एथिकल कंडक्ट मतलब वही एटिकेट्स, मैनर। ऑर्गेनाइजेशन में जब आप आ गए, आप अपने जब एक ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट कर दिए, तो एक बिहेवियर रखिए। कोई भी ऐसा नहीं कि कुछ कोई भी ये वो काम करके चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी भी रखिए साथ ही साथ, थोड़ा सा कम ज्यादा समय कर थोड़ा ज्यादा समय काम करने का मिले तो वो भी कर लीजिए। कोई किसी हिसाब से प्रोडक्ट ले गया, पैसा नहीं दिया, कोई बात नहीं, कुछ दिन के बाद दे देगा ना, तो ये सब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट रोल है। मार्केट नॉलेज, मार्केट का भी नॉलेज रखिए कि मेरा सीमेंट कैसे अच्छा बिके, क्योंकि व्हाट्सअप सीमेंट बिक रहा है, क्या ऐसा करें। तो मार्केट में हर, क्योंकि आप जो कंपनी खोले हैं, जिस प्रोडक्ट के लिए आप खोले हैं, वो प्रोडक्ट मार्केट मार्केट में ऑलरेडी पहले से है। तो आप देखिए कि वो क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे कुछ अलग करें कि मेरा बिके। कस्टमर फीडबैक तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फीडबैक नहीं मिलेगा तो कोई काम नहीं होगा। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप इज अ डायनेमिक प्रोसेस दैट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अडेप्टेशन। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही है जो कंटिन्यूअस सीखता हुआ रहता है, जो कंटिन्यूअस अडेप्टेशन कर रहा है अपने अंदर। while possessing these qualities can be advantageous, entrepreneurs can also develop and strengthen these traits over time through experience and self improvement। ये सारा काम तो आपको समय के साथ करते ही रहना है, इससे आपका एडवांटेज होते ही रहेगा। साथ ही साथ आप अपने आप को और बूस्ट अप करते रहिए, खुद को सेल्फ इम्प्रूव करते हुए रहिए। सो यहाँ तक ये मैंने आपको जो ये पीवाक्यू बताया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अधिकतर मैंने कोशिश किया सब कुछ खत्म कर देने का। यदि इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज यू कैन आस्क, है ना, यू आर फ्री टू फिल ईच एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक दिस क्लास एंड्स हियर राइट नाउ, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड एट द लास्ट आई कैन ओनली से दैट व्हाट इज रिटन हियर, थैंक यू। ठीक है, नमस्ते, हैव अ नाइस डे।